Good afternoon, future doctors. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Bless you all. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. क्या ऑडियो क्लियर है? क्या वीडियो क्लियर है? ऑडियो से वीडियो सिंक है? आपको पता है अप्रैल फूल कैसे हुआ? एक्चुअली क्या था, जो हमारे देश का जो न्यू ईयर है वो अप्रोक्सीमेटली 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होता है. अब देखो जरा, 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ था. तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, और भी रीजन है बट ये मेजर रीजन है. उसको मतलब छुपाने के लिए बाकी रीजंस दिए गए बट ये मेजर रीजन था. तो हम लोग सेलिब्रेट करते थे, गुड़ी पड़वा को सेलिब्रेट किया करते थे. नव जो हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम सेलिब्रेट किया करते थे, तो उस दिन को इन्होंने फूल्स डे रख दिया. समझ में आ गया? क्या रख दिया? फूल्स डे रख दिया. हम इन सब चीजों को नहीं मानेंगे. समझ में आ गया? जो इस देश में रहता है उस देश की संस्कृति, वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सबके लिए सेम होती है. समझ में आ गया? किसी भी धर्म या किसी भी जाति या किसी भी संप्रदाय से बहुत ऊपर होती है, क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री है. समझ में आया? तो अब आप इस बात को समझिए. इसलिए आज ही के दिन हम लोग क्या लॉन्च करेंगे? आज हम लोग एनसीईआरटी आयाम को लॉन्च करेंगे शाम को 7 बजे. शाम को 7 बजे हम लोग एनसीईआरटी आयाम को लॉन्च करेंगे. आपको सारी डिटेल मिल जाएगी उसमें. क्या करना है, कैसा करना है, क्या क्या कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, उसका क्या बेनिफिट होगा, कैसे बेनिफिट होगा, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो उसमें आपको कराई जाएंगी. तो चलिए जरा हम लोग स्टार्ट करें. तो यहां पर हमारा 11th क्लास का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आज इस चैप्टर के बाद में. और फिर इस वीक में हमारी पूरी 11th कंप्लीट हो जाएगी बॉटनी की, क्योंकि हमारे 4 चैप्टर बचेंगे. 4 दिन है तो 4 चैप्टर हमारे 4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे. उसके बाद जो 12th के चैप्टर्स हैं वो आसान भी होते हैं, और दूसरा क्या है, वो रिसेंटली पढ़े हुए भी होते हैं, तो वो थोड़ा क्विकली हो जाएंगे. समझ में आ रहा है? तो चलो भाई लोगों, जरा जल्दी से स्टार्ट करते हैं. केमिकल कोऑर्डिनेशन. क्या उसके पहले हाँ बेटा, आज उत्कल दिवस भी है उड़ीसा में. क्या मुझे बताइए, उसके पहले हम लोग न्यूरल कंट्रोल को एक बार पूरा रिवाइज कर लें. क्या हम उसको पूरा रिवाइज कर लें? देखो, लैंग्वेज एरर्स यदि आपके बार बार आ रहे हैं तो इसका मतलब जो है, सर क्या सच में नहीं बेटा, ये कोई नीट फिट पोस्टपोन नहीं हुआ, ये सब फालतू की बात है. तो अब जरा अच्छे से आप इस बात को समझ लीजिए. बेटा एनिमल किंगडम करा तो दिया, एनिमल किंगडम कराते भी जा रहे हैं, एनिमल किंगडम कराते भी जा रहे हैं. मैंने आपको बोला ना, एनिमल किंगडम थ्रू आउट चलेगा. समझ में आ रहा है? चलिए अब आप इस बात को समझिए. यदि आपका लैंग्वेज एरर आ रहा है तो इसका मतलब आपको मेडिटेशन को बढ़ाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि लैंग्वेज एरर तब होता है जब हमारे दिमाग में कोई और चीज चल रही है बैकग्राउंड में, लेकिन हम सामने किसी और चीज को पढ़ रहे हैं. तो उसमें क्या हो रहा है, हमारे ब्रेन के और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा, हमारे दिमाग में कोई और चीज चल रही है. तो इसके लिए आप लोग मेडिटेशन करिए. इसके लिए आप लोग क्या करिए? मेडिटेशन करिए रोज रात को सोने से पहले. और मैंने आपसे क्या बोला, अब अप्रैल शुरू हो गया है, आप लोग कम से कम 30 से 35 मिनट आप लोग बैडमिंटन को जरूर खेलिए. आप लोग जरूर बैडमिंटन को खेलिए. आप बैडमिंटन या कोई भी ऐसा गेम जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट हो, जिस उतनी देर में आधा घंटे 40 मिनट में आप सारी चीजों को भूल जाओ. आप बैडमिंटन खेल सकते हो, आप टेबल टेनिस खेल सकते हो, आप चेस खेल सकते हो. ये चेस तो चलो उसमें फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती, सबसे बढ़िया है बैडमिंटन. 2 खरीद के लेकर आ जाओ. कोई ना कोई आपकी मम्मी के साथ खेल सकते हो, पापा के साथ खेल सकते हो, छोटे भाई बहनों के साथ खेल सकते हो, पड़ोसी पड़ोसन के साथ में खेल सकते हो, लेकिन बैडमिंटन ही खेलना बस. तो ये सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि पता चले वहां पर निब्बा निब्बी शुरू हो जाए. तो चलो स्टार्ट करें जल्दी से. आप जरा इसको ध्यान से देखो. अब आप मुझे बताओ जरा, हमने इंडेक्स बताया था. सबसे पहले हमने देखा था टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, याद है? हमने देखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमने देखा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. मुझे बताओ जरा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने क्या देखा था? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. फोर ब्रेन के बाद मिड ब्रेन के बाद हाइंड ब्रेन के पार्ट क्या क्या थे? पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम. क्लियर हो गया? ब्रेन स्टेम के पार्ट क्या क्या थे? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला. सभी को बन जाएगा, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया. चलिए जरा अब आप मुझे बताना जरा, इसके बाद हमने किसकी बात करी थी?
हमने बात करी थी किसकी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। बेसिकली दो टाइप का होता है, मोटर एंड सेंसरी। सेंसेस जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, मोटर जो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। क्लियर हो गया। और इन दोनों के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, बोलिए जरा, रिफ्लेक्स एक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोल देते हैं। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए जरा अब आप इसके बाद मुझे बताना, फिर हमने किसकी बात करी थी, अब ये जो मोटर है, ये मोटर रिस्पांस भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है, आप मुझे बताना जरा, वॉलेंट्री। एक हो सकता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब हम देख के अपने कंट्रोल से मूवमेंट करें, लेकिन एक इनवॉलेंट्री है कि हमारे बिना कंट्रोल से दिल की धड़कन बढ़ गई, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप मुझे बताओ जरा, हमारे मुंह में पानी आने लगा, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस इज वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। क्लियर हो गया। वॉलेंट्री जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको नहीं कर सकते वो इनवॉलेंट्री। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताना जरा, सेंसरी भी दो टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा कैसा हो जाएगा, स्पेशल सेंसेस। एक हो जाएगा कैसा, आप मुझे बताओ जनरल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस जैसे टेस्ट, आप मुझे बताओ टच, आप मुझे बताना ऑल्फेक्शन, स्मेल, ये सारी चीजें हो जाएगा। बैलेंस, प्रोप्रियोसेप्शन। इसके बाद जनरल सेंसेस, हमारी बॉडी के हर पार्ट पर टेम्परेचर समझ में आता है, प्रेशर समझ में आता है कि नहीं आता, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, ये सारी बॉडी पार्ट्स पे हमको समझ में आता है। सभी को ये पूरा क्लियर हो गया। फिर हमने बात करी थी जनरल आइडिया, न्यूरॉन्स एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में आप मुझे बताओ सेल बॉडी होगी, और जिसकी मदद से वो कलेक्ट करेगा। अपने हाथ को देख लो, अपने हाथ को देख लो, ये आपको किसका एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, आप मुझे बताओ, ये एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है किसका, न्यूरॉन्स का। दिस इज सेल बॉडी, दिस इज एक्सॉन, और ये क्या हो जाएंगे, दीज आर डेंड्राइट्स। ये क्या हो जाएंगे, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स की मदद से वो क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा। आप मुझे बताना, सोमा क्या करेगा, उसको इंटीग्रेट करेगा। और सोमा में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो क्या बनाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाएंगे। और एक्सॉन हिलक उसको इंटीग्रेट कर देगा। इंटीग्रेट करने के बाद आगे भेज दिया जाएगा किसमें, एक्सॉन में। एक्सॉन की मेम्ब्रेन को क्या बोल देते हैं, बोलिए जरा जल्दी से, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन की मेम्ब्रेन को हम एक्सोलेमा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आप मुझे बताओ जरा, एक्सॉन की मेम्ब्रेन को हम एक्सोलेमा बोल देते हैं। उसके साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म बोल सकते हैं। सभी को क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब आप मुझे बताना जरा, फिर हमने बात करी थी किसकी, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स की। तो टाइप ऑफ न्यूरॉन्स में हो जाएगा, आप याद करिए, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, जिसमें मल्टीपल आप मुझे बताओ कनेक्शन हो गए। बाइपोलर, एक आ रहा है एक जा रहा है, बाइपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर, एक से ही आ रहा है एक से ही जा रहा है। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, यूनिपोलर हो गया। और स्यूडो यूनिपोलर क्या हो गया, कि बाइपोलर में एक्सॉन और डेंड्राइट्स फ्यूज हो गई, क्या बन गया, स्यूडो यूनिपोलर। सभी को बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्यूडो यूनिपोलर। फिर आप मुझे बताओ कनेक्टिव टिश्यू सेल। तो कनेक्टिव टिश्यू सेल सीएनएस में अलग होते हैं, पीएनएस में अलग होते हैं। सीएनएस में आप मुझे बताइए जरा कौन होते हैं, सबसे पहला ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करता है, आप मुझे बताओ, माइलिन शीथ बनाता है। और एक ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करता है, बहुत सारे एक्सॉन्स को कवर करता है। क्लियर हो गया। दूसरा आप मुझे बताइए जरा, क्या हो जाएगा, एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। क्या बनाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। इसके बाद आप मुझे बताओ, माइक्रोग्लियल सेल, ये फैगोसाइट से प्रोटेक्ट करता है। ये बेसिकली फैगोसाइटिक सेल है, जो पैथोजन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर हो गया। इसके बाद एपेंडाइमल सेल है, जो क्या सीक्रेट करता है, सीएसएफ। सीएसएफ फिजिकल प्रोटेक्शन, केमिकल प्रोटेक्शन, और आप मुझे बताओ सर, आप पैथोजन, इन सभी से प्रोटेक्ट करता है। कौन, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बन जाएगा। कौन प्रोटेक्ट करता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद पीएनएस में आप मुझे बताइए, हमने क्या बोला था, पीएनएस में आप देखिए जरा, एक स्वान सेल था और दूसरा कौन सा था, सैटेलाइट सेल। तो स्वान सेल क्या करेगा, माइलिन शीथ बनाएगा और एक को एक से कवर करता है। दूसरा सैटेलाइट सेल बाकी सभी काम करेगा, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, नरिशमेंट, सारे काम ये करेगा। क्लियर हो गया। सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई। अब आप मुझे बताओ जरा, सेल बॉडी के अंदर और डेंड्राइट्स के अंदर नीजल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, जो स्टेन होके ग्रे कलर देते हैं। तो इसी के कलेक्शन से ग्रे मैटर बनेगा, और ग्रे मैटर के कलेक्शन से क्या बन जाएगा, कॉर्टेक्स। क्या बन जाएगा, कॉर्टेक्स। आप मुझे बताना, एक्सॉन्स आर कवर्ड बाय, आप मुझे बताओ, एक्सॉन्स किससे बेसिकली कवर्ड होते हैं, माइलिन शीथ से, जिसका कलर व्हाइट होता है। तो दे विल फॉर्म व्हाइट मैटर। ये क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म व्हाइट मैटर। सभी को बन जाएगा, क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म व्हाइट मैटर। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ, सी वाला सीएनएस, तो मैंने आपसे क्या बोला था, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन सीएनएस इज कॉल्ड, बोलो जरा, क्या बोला था, न्यूक्लियाई। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन पीएनएस इज कॉल्ड गैंग्लिया।
collection of axons in CNS is called C वाला tract and collection of axons in PNS is called nerve. क्या बोलेंगे उसको? नर्व. अब तो कभी नहीं भूले, बताओ जरा, अब तो कभी नहीं भूलोगे. सी वाला हमेशा किस में जाएगा? सी वाला हमेशा सीएनएस में जाएगा. सी वाला सीएनएस, सी वाला सीएनएस, सी वाला सीएनएस, सी वाला सीएनएस, सी वाला सीएनएस. सभी को पूरा क्लियर हो गया? सी वाला सीएनएस, सी वाला सीएनएस सभी को बन जाएगा. फिर हमने नर्व कंडक्शन देखा था. आप मुझे बताओ जरा, नर्व कंडक्शन में क्या होता है? सबसे पहले आप मुझे बताइए जरा, रेस्टिंग कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में क्या हुआ है? आप मुझे बताओ जरा. सोडियम के लिए चैनल क्लोज है. उसके बाद आप मुझे बताओ, नेगेटिव प्रोटीन जो अंदर है उसके लिए चैनल क्लोज है. लेकिन आप मुझे बताना, पोटेशियम लीकी चैनल है, तो बाहर से पॉजिटिव आ नहीं पा रहा, अंदर से नेगेटिव जा नहीं पा रहा, लेकिन पॉजिटिव बाहर जा रहा है. तो अंदर एक जनरेट हो जाएगा -70 मिलीवोल्ट. क्लियर हो गया? कितना जनरेट हो जाएगा? -70 मिलीवोल्ट. दिस इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. और यहां पर चार्ज प्रेजेंट है क्रॉस द मेम्ब्रेन, तो इसको क्या बोल देंगे? पोलराइज्ड स्टेट. अब क्या हो जाएगा? जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, सोडियम पंप ओपन हो जाएंगे, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, सॉरी, जैसे ही सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम स्पीड में अंदर आएगा. और जैसे ही सोडियम स्पीड में अंदर आएगा, जैसे ही सोडियम स्पीड में अंदर आएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा? इट विल स्टार्ट डीपोलराइजिंग. इस माइनस को प्लस करना शुरू करेगा. -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, +10, +20, +30, +40. तो आप मुझे बताओ जरा, यहां तक पहुंच जाएगा. सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहां तक पहुंच गया, +40 तक पहुंच गया. तो यहां पर रिवर्सल ऑफ चार्जेस हो गया, माइनस का प्लस हो गया. दिस इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन. क्लियर हो गया? अब इसके बगल वाले एरिया में वैसा का वैसा ही पोलराइज स्टेट है, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव. तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा? आप मुझे बताओ जरा. एक कनेक्शन बन जाएगा. क्या बन जाएगा? एक सर्किट बन जाएगा. क्योंकि अब आप देखना जरा, अब यहां पर डीपोलराइजेशन की वजह से अंदर पॉजिटिव आ गया, लेकिन आगे वाले एरिया में अंदर क्या है? नेगेटिव. तो एक सर्किट बन गया. बाहर आप मुझे बताओ जरा, डीपोलराइज वाले एरिया में क्या प्रेजेंट है? नेगेटिव. और बगल वाले में क्या है? पॉजिटिव. तो इस सर्किट कंप्लीट हो गया. तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा. और जब ये जनरेट होता है तो करंट का फ्लो होता है. इस वोल्टेज गेटेड की वजह से क्या हो जाएगा? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे. तो ये जो डीपोलराइजेशन है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा. तो यही पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल. यही आप मुझे बताइए जरा, यही पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? एक्शन पोटेंशियल. एंड दिस शिफ्टिंग एक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड एज नर्व इंपल्स. सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब नर्व आगे जाती जा रही है, इंपल्स आगे जाती जा रही है, लेकिन पीछे वापस वैसा का वैसा ही करना है. तो क्या करेंगे? 3 सोडियम को पकड़ के बाहर फेंक दिया जाएगा सोडियम पोटेशियम पंप की मदद से. तो अब सोडियम को बाहर फेंकते जा रहे हैं, सोडियम को बाहर फेंकते जा रहे हैं. तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? अंदर का पॉजिटिव कम होने लगेगा, नेगेटिव बढ़ना शुरू हो जाएगा. -70 कई बार -90 तक पहुंच जाता है. तो इसको क्या बोल देंगे? वापस से पोलराइजेशन. और यदि ज्यादा पहुंच गया, हाइपर पोलराइजेशन. क्या बोलेंगे? हाइपर पोलराइजेशन. सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आप बोलिए जरा जल्दी से. फिर हमने बात करी थी सिनेप्स की. तो सिनेप्स क्या हो जाता है? आप मुझे बताना जरा. कनेक्शन. एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, डायरेक्ट कनेक्शन. एक होता है केमिकल सिनेप्स. इनके बीच में कोई केमिकल आ गया, यहां से क्या रिलीज होगा? न्यूरोट्रांसमीटर. कैसे? जैसे ही नर्व इंपल्स आएगी, वैसे ही आप मुझे बताओ जरा, यहां पर कैल्शियम चैनल ओपन होंगे. वो कैल्शियम चैनल, दे आर एक्टिंग एज अ सेकंड मैसेंजर. कैल्शियम आर एक्टिंग एज अ सेकंड मैसेंजर. सभी को बन जाएगा. अब ये कैल्शियम क्या करेंगे? जो अंदर वेसिकल प्रेजेंट है, जो भरे हुए न्यूरोट्रांसमीटर से, उनको बोलेंगे कि आप जो है वो आगे चले जाइए, आप जो है क्या हो जाइए? इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, इस गड्ढे में आप रिलीज हो जाइए. वो रिलीज हो जाएंगे. अब ये उस गड्ढे से बहते बहते कहां पर हो जाएंगे? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में कनेक्ट हो जाएंगे. पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में रिसेप्टर प्रेजेंट है, उससे जुड़ जाएंगे. जैसे ही उस रिसेप्टर से जुड़ेंगे, वैसे ही आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा? वहां सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा. जैसे ही सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अगेन डीपोलराइजेशन. ये हो गया नर्व टू नर्व. यदि मसल होता तो अब इस सोडियम चैनल के बाद में ये सोडियम स्टिमुलेट करता किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कि रिलीज करो कैल्शियम. कैल्शियम कौन रिलीज कर देता? आप मुझे बताओ. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये रिलीज कैल्शियम जाके किससे जुड़ जाता? ट्रोपोनिन सी से. और ये ट्रोपोनिन सी से जाके जुड़ जाता तो वो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन को चेंज कर देता, जिसकी वजह से एक्टिन मायोसिन से जुड़ जाता, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता.
एटीपी टूटेगा, ब्रिज बनेगा, एटीपी जुड़ेगा, ब्रिज टूटेगा। सभी को क्लियर हो गया? तो ये आपको सिनेप्स समझ में आ गया। अब आप मुझे बताना जरा, कुछ न्यूरॉन्स माइलिनेटेड होते हैं, कुछ नॉन माइलिनेटेड होते हैं। जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं उनमें कंडक्शन स्लो होता है, जो माइलिनेटेड होते हैं उसमें बीच में नोड ऑफ रेनवियर होता है, तो जंप कर करके कंडक्शन होता है। कैसे होता है? जंप कर करके कंडक्शन, जिसको हम सॉल्टेटरी कंडक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सॉल्टेटरी कंडक्शन। इसकी स्पीड 120 मीटर पर सेकेंड होती है। मैंने आपको सब बता दिया। फिर मैंने आपको ब्रेन के पार्ट्स बताए थे। सबसे पहले आप मुझे बताओ जरा, फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन किसके चारों तरफ रैप है? थैलेमस के। किसके चारों तरफ? आप मुझे बताओ। डायन के चारों तरफ रैप है, उसका नाम क्या था? थैलेमस। इस थैलेमस से एक सूंड निकली हुई है, क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। सभी को बन जाएगा, क्या बोलेंगे? हाइपोथैलेमस। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब आ जाओ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में चार स्वेलिंग है, सुपीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस। सुपीरियर कॉलिकुलस विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेगी, इंफीरियर कॉलिकुलस कंट्रोल करेगी किसको? आप मुझे बताओ, ऑडिटरी रिफ्लेक्स को। क्लियर हो गया? इसके बाद आप मुझे बताओ, पोन्स आ जाएगा। पोन्स का काम है ब्रेन के पार्ट्स को कनेक्ट करना, मतलब आप मुझे बताना फोर ब्रेन मिड ब्रेन को कनेक्ट करना किससे? हाइंड ब्रेन से। हाइंड ब्रेन काफी ज्यादा कॉन्व्यूलेटेड होता है, जिससे कि इसमें ज्यादा न्यूरॉन्स बन सके, क्योंकि ये मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। थैलेमस क्या करता है? मेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन मोटर एंड सेंसरी के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए जरा, इसके बाद हमने किसकी बात करी थी? पोन्स की। पोन्स में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूमोटैक्सिस सेंटर। फिर हमने बात करी थी मेडुला की। मैंने आपको बताया था खाना क्या है? गैस्ट्रिक कंट्रोल। आप मुझे बताओ, धड़केगा क्या? कार्डियक कंट्रोल। और उसके बाद आप मुझे बताओ, रेस्पिरेटरी कंट्रोल। इन तीनों को कंट्रोल करने का सेंटर कहां होता है? मेडुला में। कहां पर होता है? मेडुला में। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। तो ये आपको बन जाएगा। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, तो ईमानदारी से बताइए जरा। अभी मैंने आपको 15 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर करा दिया, जो हमने 12 घंटे में पढ़ा था, जो हमने कल 2 घंटे में रिवाइज किया था, मैंने आपको 15 मिनट में रिवाइज करवा दिया। बोले जरा, क्या कहीं पर आपको कोई डाउट आया? सभी को अच्छे से पूरी की पूरी चीजें समझ में आ गई? तो ईमानदारी से मुझे बताओ, क्या आपको 15 मिनट में पूरा चैप्टर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोले जरा जल्दी से। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, इससे रिलेटेड पूछो। और कार्डियक मसल का पूछ रहे हो तो जाके सेल साइकिल पढ़ लो। समझ में आ गया? सेल साइकिल पढ़ लो। सभी को पूरा क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ जाएं। बोलो जरा जल्दी से। याद रखना, जो कार्डियक मसल होती है उसमें हाइपरप्लेजिया होता है। ट्रॉफी मतलब उसमें नए सेल जनरेट नहीं होते, बट साइज बड़ा हो जाता है। बट ये सब आपको डिटेल में नहीं जाना है, तो आगे बढ़ जाएं। बोलो जरा जल्दी से। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बोले जरा, सबको पूरा क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? स्पीड में पलटते जाओ। आप मुझे बताओ, हमने इसकी लेयर्स देखी थी। लेयर्स में हमने क्या बोला था? ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर। ड्यूरामेटर काफी टफ होता है। एरेक्नोइड कैसा होता है? स्पाइडर वेब की तरह होता है। इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है? सब एरेक्नोइड स्पेस फिल्ड विद द सीएसएफ। और अंदर क्या हो जाएगा? पायामेटर बन जाएगा। बोले जरा जल्दी से। अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, हम किसकी बात कर रहे हैं? लिम्बिक सिस्टम की। तो देखो, लिम्बिक सिस्टम 3 पार्ट से बना होता है: हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला एंड पीनियल ग्लैंड। किससे बना होता है? हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला एंड पीनियल ग्लैंड। किससे बना होता है? हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला एंड पीनियल ग्लैंड। क्लियर हो गया? 3 चीजों से मिलकर बना होता है, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला एंड पीनियल ग्लैंड। और इसका बेसिकली काम क्या होता है? ये देखो, ये पीनियल ग्लैंड यहां पर होती है। कैसे मिलेगी पीनियल ग्लैंड? यदि आप एक लकड़ी को यहां से डाल दो पीछे तक, एक लकड़ी को डाल दो आप इस कान से निकाल के यहां तक, तो जहां पर ये इंटरसेक्शन कर रही हैं उस जगह पे एक मटर के दाने के बराबर एक ग्लैंड होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? पीनियल ग्लैंड। क्या बोल देते हैं? पीनियल ग्लैंड। क्लियर हो गया? अभी भी जिन नमूनों को गैंग्लिया और नर्व में कंफ्यूजन है, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया? उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्लियर है? आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ जरा, थोड़ा तो आईक्यू होना जरूरी है। समझ में आ गया? मिनिमम आईक्यू होना तो जरूरी है एटलीस्ट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। अब आप मुझे बताइए जरा, ये पीनियल ग्लैंड हो गई। पीनियल ग्लैंड, हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला, ये डे नाइट को कंट्रोल करते हैं, डे नाइट रिदम को कंट्रोल करते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, मेमोरी को कंट्रोल करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए यदि आपकी डे नाइट रिदम प्रॉपर चल रही है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर रहेगी, आपकी मेमोरी फ्लक्चुएट नहीं होगी, आपके इमोशंस फ्लक्चुएट नहीं होंगे। तो यदि कोई भी चीज फ्लक्चुएट हो रही है तो सिंपल सी चीज है, आप क्या करिए, अपनी डे नाइट रिदम को बिल्कुल फिक्स कर डालिए। इसके ऊपर 2016 का नोबेल प्राइज भी मिला है पीरियड जीन के लिए। समझ में आ गया? वो पीरियड जीन क्या करता है? इन सभी के सिक्रीशंस को, जीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं।
अल्टीमेटली जीन एक्सप्रेशन का मतलब प्रोटीन, तो उस प्रोटीन से के जो उस प्रोटीन से जो एंजाइम जो सीक्रेशन बनेंगे वो इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। सभी को बन जाएगा, आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ जरा, गायराई सेल का ही मैंने आपको बता ही दिया था, आप मुझे बताना जरा आगे वाला एरिया मोटर, पीछे वाला हमने क्या बोल रहा था सेंसरी, यहां पर क्या प्रेजेंट था मुझे बताओ, ऑप्टिक यहां पर क्या प्रेजेंट था, बोलिए जरा जल्दी से, यहां पर क्या प्रेजेंट था, ऑडिटरी, बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? इसका काम क्या है, क्लॉक देखना, ड्रेसिंग सेंस, ये सारे काम इसके हो जाएंगे। ये सब मैंने आपको बता दिया था। सेरिब्रल एक्विडक्ट किससे पास होती है, मिड ब्रेन से। 5 बार लिखो जरा सभी लोग, सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट, बोलो जरा जल्दी से, सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट, बोले जरा जल्दी से। सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है वो आप मुझे बताओ जरा किससे निकलती है, मिड ब्रेन से निकलती है। किससे निकलती है, मिड ब्रेन से निकलती है। सभी को बन जाएगा, आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल, अच्छे से आप इस बात को समझना। न्यूरल कंट्रोल फास्ट होता है, केमिकल कंट्रोल स्लो होता है। इसका एक्सेप्शन है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। सभी को क्लियर हो गया, नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। इसका एक्शन नॉन स्पेसिफिक होता है। जैसे मान लो यहां पर हमने पिन को चुभाया तो पूरा हाथ मूव हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो इसका जो एक्शन है वो नॉन स्पेसिफिक है, लेकिन इनका एक्शन स्पेसिफिक है। जैसे मान लो, यदि मान लो पिट्यूटरी से कोई हार्मोन निकल रहा है और वो हार्मोन के रिसेप्टर, उस हार्मोन के रिसेप्टर केवल और केवल थायराइड में प्रेजेंट है, तो थायराइड के अलावा किसी भी अदर ग्लैंड पर इफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब इनका एक्शन स्पेसिफिक है, इनका एक्शन नॉन स्पेसिफिक है। इनका एक्शन स्पेसिफिक है, इनका एक्शन नॉन स्पेसिफिक है। इनका एक्शन स्लो एंड स्पेसिफिक है। टाइप करो जरा एक बार, स्लो एंड स्पेसिफिक, स्लो एंड स्पेसिफिक, स्लो एंड स्पेसिफिक, स्लो एंड स्पेसिफिक। क्लियर हो गया? इसका एक्शन लॉन्ग लास्टिंग है, इसका एक्शन लॉन्ग लास्टिंग है, इसका शॉर्ट एक्टिंग है। क्लियर हो गया? मेन एलिमेंट इसके क्या होते हैं, न्यूरॉन्स, इसके क्या होते हैं, हार्मोन्स। सभी को बन जाएगा स्पेसिफिक एंड स्लो एक्शन, स्पेसिफिक एंड स्लो एक्शन, स्पेसिफिक एंड स्लो एक्शन बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताइए जरा, हार्मोन्स में हमने क्या बोला, इट इज अ इंटरसेल्यूलर, इट इज अ इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर, एक सेल से दूसरे सेल में मैसेज करने वाला इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर। इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा। इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर, इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर सीक्रेट इन ट्रेस अमाउंट। कैसे सीक्रेट होगा, ट्रेस अमाउंट में सीक्रेट होगा। सभी को क्लियर हो गया? कैसे सीक्रेट होगा, ट्रेस अमाउंट में सीक्रेट होगा बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। और इसका सीक्रेशन आप मुझे बताओ जरा, ब्लड में जाता है। किस में जाता है, ब्लड में जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें डक्ट नहीं होती, क्योंकि इनमें डक्ट नहीं होते, दे डू नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये नॉन न्यूट्रिटिव है। ये कैसे हैं आप मुझे बताओ जरा, नॉन न्यूट्रिटिव है, याद रखना, ये बहुत ही थोड़े अमाउंट में सीक्रेट होते हैं, ये नॉन न्यूट्रिटिव है, ये सीक्रेट होते हैं डक्टलेस ग्लैंड से, डायरेक्ट इनका सीक्रेशन ब्लड में जाता है। तो एंडो इनसाइड क्राइन डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेशन हो गया, उसको क्या बोल देंगे, बोलो जरा जल्दी से। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, मनिल मैं तुरंत ब्लॉक करवा दूंगा। जो पढ़ा रहा हूं उसको चुपचाप पढ़ ले, समझ में आ गया? बीच में रिदम तोड़ेगा इमीडिएटली भगा दूंगा मैं तुझे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बहुत अच्छे से समझ लो जरा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे आ चाहिए। अब आप मुझे बताओ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। नाम ही बता रहा है, एंडो मतलब इनसाइड, एंडो मतलब इनसाइड, क्राइन मतलब सिक्रीशन। एंडो मतलब इनसाइड, क्राइन मतलब सिक्रीशन बन जाएगा। एंडो मतलब इनसाइड, क्राइन मतलब सिक्रीशन। तो मुझे बताना जरा, यहां पर क्या हो जाएगा, इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में जाएगा। किस में जाएगा, डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, लेकिन यहां पर ब्लड में नहीं जा पाएगा। अच्छे से समझना जरा, इनका सिक्रीशन ब्लड में नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, आप इस बात को समझिए। क्योंकि इनमें डक्ट प्रेजेंट है, क्योंकि इनमें डक्ट प्रेजेंट है। तो ये क्या करेंगे, डक्ट की मदद से ये बॉडी कैविटी में उसको भेजेंगे। कहां पर भेजेंगे, बॉडी कैविटी में उसको भेजेंगे। सभी को क्लियर हो गया? एक मिनट में पानी पी लूं। हम किस में भेजेंगे, आप मुझे बताइए जरा। डायरेक्ट हम किस में भेजेंगे, बॉडी कैविटी, यहां ब्लड में, तो इसमें डक्ट है।
सलाइवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, पैंक्रियास दोनों में है, पैंक्रियास और लीवर दोनों जगह पर है। क्लियर हो गया? तो ये आपको बन जाएगा। हाँ, एक और चीज, तो जो एनटीए का जो उसमें सॉरी एनसीईआरटी का जो अपडेट आया है, मतलब उसमें उन्होंने ये बोला है कि हाइयोइड इज नॉट द पार्ट ऑफ, हाइयोइड इज नॉट द पार्ट ऑफ, हाइयोइड इज नॉट द पार्ट ऑफ स्कल, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ, ये बक्कल कैविटी है, इसके बेस पे प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है आप मुझे बताओ जरा? बेस पे प्रेजेंट है, बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कहां पे प्रेजेंट है? बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। क्लियर है? आगे आ जाइए। 2 चेंजेस हुए हैं, 3 चेंजेस हुए हैं बेसिकली। कितने चेंजेस हुए हैं? 3 चेंजेस हुए हैं, और भी बहुत सारे। एनसीईआरटी में बहुत मिस्टेक्स हैं, बहुत मिस्टेक्स हैं, लेकिन हमको वही पढ़ना है जो एनसीईआरटी या तो बता लिखा हुआ है या फिर वो क्लैरिफाई करता जा रहा है। क्लियर है? आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे हम बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के बाद आप मुझे बताओ पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड हो गया। क्या हो गया? पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड हो गया। पहले इनका नाम देख लो। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, वो जो सूंड निकली थी, हाइपोथैलेमस के बाद आप मुझे बताओ पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद आप मुझे बताना जरा क्या हो जाएगा? पिनियल ग्लैंड। इसके बाद आप मुझे बताइए, आप जानते हो यहां पर कौन सी ग्लैंड है? थायराइड। थायराइड के पीछे कौन प्रेजेंट है? पैराथायराइड। उसके बाद आप मुझे बताओ यहां पर कौन प्रेजेंट है? थाइमस। एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर कौन प्रेजेंट है? आप मुझे बताओ पैंक्रियास। इस तरफ कौन प्रेजेंट है? लीवर। अब आप मुझे बताना एंडोक्राइन सेल ऑफ जीआईटी, और उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड बन जाएगा टेस्टिस एंड ओवेरी। इसके बाद क्या हो जाएगा? टेस्टिस एंड ओवेरी। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हाइयोइड इंक्लूडेड है, लेकिन अभी एनसीईआरटी का क्लैरिफिकेशन है, एनसीईआरटी का क्लैरिफिकेशन है। किसी पर्सन ने, मैं नाम भूल गया हूं, उन्होंने डाला था, तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और उन्होंने एनसीईआरटी को भेजे थे काफी सारे करेक्शन, तो उसमें से 3 करेक्शन जो है वो किए गए। समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाए, बोलो जरा जल्दी से। तो याद रखना एंडोक्राइन सेल ऑफ जीआईटी, और लीवर भी क्या है? एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों है। अब अच्छे से इस बात को समझना, बहुत 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 अच्छे से इस बात को समझना। यहां पर आप जानते हो थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का। सभी को क्लियर हो गया? हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? बोलो जरा जल्दी से। नर्वस सिस्टम का। सभी को क्लियर हो गया? सर एमआर सर बोल रहे हैं एग्जाम जून में है क्या? मुझे पता नहीं है बेटा, यदि कोई अपडेट आया होगा तो मुझे पता नहीं है। बाकी अभी तक तो मुझे यही पता है कि मई में एग्जाम है, मुझे पता नहीं है। लेकिन यदि मान लो सर ने बोला है तो फिर डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ ना कोई रीजन होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि कभी भी वो कोई बिना सिर पैर की बात करते हैं। क्लियर हो गया? तो डेफिनेटली कोई ना कोई इनपुट होगा वैसा। क्लियर है? तो चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। मुझे नहीं पता है अभी, क्योंकि मैंने नहीं देखा है। मैं अभी आपके जो एनसीईआरटी आयाम है और इन सारी चीजों में, टेस्ट पेपर है और क्लासेस में इतना बिजी हूं कि मुझे आसपास की कोई भी चीज पता नहीं चल पाती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सभी को क्लियर हो गया? अच्छा, अप्रैल फूल बनाया होगा। ओके ओके, आज अप्रैल है ना, चलो आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? थैलेमस हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं। तो अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या है? डायंसिफिलॉन। क्या है आप मुझे बताओ जरा? डायंसिफिलॉन। अब आप मुझे बताना जरा, इसी हाइपोथैलेमस का एक पार्ट एक्सटेंड हो गया। बहुत अच्छे से इस बात को समझना, इसी हाइपोथैलेमस का एक पार्ट एक्सटेंड होके थोड़ा दूर चला गया। तो जो पार्ट नर्वस सिस्टम का दूर चला गया, अच्छे से आप समझना, दूर चला गया या उसी का पार्ट है? उसी का पार्ट है। ये देखो जरा, ये उसी का पार्ट है। अच्छे से समझना जरा, ये इसी का पार्ट है। तो पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज नर्वोसा। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड नर्वोसा। सभी को क्लियर हो गया? पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड नर्वोसा। लेकिन दूसरा पार्ट जो दूर से आया है, कहां से आया है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो फिर से आप मुझे बताइए जरा, अच्छे से समझना, जल्दी से आप मुझे बताओ। हाइपोथैलेमस इज अ नर्वस सिस्टम। इस हाइपोथैलेमस सिस्टम का ही पार्ट एंडोक्राइन की तरह बिहेव कर रहा है। क्या कहलाएगा? पार्स नर्वोसा। टाइप करो पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। क्या हो जाएगा? पार्स नर्वोसा। सभी को क्लियर हो गया? जब पिट्यूटरी बन रही होती है तो यहां पर आप एडिनो वर्ड हमेशा नोस के लिए यूज होता है। एडिनो वर्ड हमेशा किसके लिए यूज होता है? नोस के लिए। तो जब यहां पर ये डेवलप हो रहा होता है तो यहीं से नोस का एक पार्ट जो है वो वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करने लगता है और इससे जाके जुड़ जाता है। तो ये वाला पार्ट दूर से आया है, तो इसका नाम पार्स डिस्टैलिस है। इसका नाम क्या है? पार्स डिस्टैलिस है। और आप मुझे बताओ जरा, इसको क्या बोलेंगे? एडिनो हाइपोफाइसिस। वाई एडिनो? एडिनो का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ जरा? नोस से रिलेटेड, नोस से रिलेटेड, तो इसको बोलेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस।
क्लियर हो गया? इसको बोलेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस, आप मुझे बताओ न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो क्या सभी को ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ पार्ट ऑफ पिट्यूटरी विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा और न्यूरो हाइपोफाइसिस, पार्स नर्वोसा और न्यूरो हाइपोफाइसिस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या आगे बढ़ जाए? किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो जल्दी से। आप मुझे बताओ क्या इसमें किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलिए। आप मुझे बताइए जरा, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। तो आप मुझे बताना। अब मैंने आपको बताया था खोपड़ी में 3 गड्ढे हैं, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बन जाएगा। अब आप मुझे बताना जरा, ये जो मिड वाला पार्ट है, ये जो मिड वाला पार्ट है, इसमें स्फिनोइड बोन है और उस स्फिनोइड, याद है ना बटरफ्लाई शेप, उस स्फिनोइड बोन में एक गड्ढा है जिसको हम क्या बोल देते हैं? सेला टर्सिका। क्या बोल देते हैं? सेला टर्सिका। इस गड्ढे को, इसी में कौन प्रेजेंट है? पिट्यूटरी। इसी में कौन प्रेजेंट है? पिट्यूटरी प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? पिट्यूटरी प्रेजेंट है। सभी को बन जाएगा? आ जाइए। अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से आप इस बात को समझना। ये आप मुझे बताओ नर्वस सिस्टम है, ये भी किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम। बहुत अच्छे से आप बात समझना। आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है? पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम। और मुझे बताओ नर्वस सिस्टम के सेल क्या होते हैं? बोलो जरा, न्यूरॉन्स। तो ये भी किससे भरा हुआ है? न्यूरॉन्स से। ये किससे भरा हुआ है? न्यूरॉन्स से। ये किससे भरा हुआ है? न्यूरॉन्स से। सभी को बन जाएगा? किससे भरा हुआ है? न्यूरॉन्स से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? न्यूरॉन्स से। इसकी सेल बॉडी प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस में और इसके एक्सॉन्स प्रेजेंट है किसमें? आप मुझे बताओ जरा, पार्स नर्वोसा में। किसमें प्रेजेंट है? पार्स नर्वोसा में। सभी को क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, ये 2 हार्मोन को सिंथेसाइज करता है। याद रखना, सिंथेसाइज करना, प्रोड्यूस करना, सीक्रेट करना, तीनों सेम वर्ड हैं। प्रोड्यूस करना, सिंथेसाइज करना, सीक्रेट करना, तीनों सेम वर्ड है, बट रिलीज करना अलग वर्ड है। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, सिंथेसाइज, सिक्रीशन और प्रोडक्शन, ये तीनों ही सेम वर्ड हैं। आप मुझे बताओ जरा, सिंथेसिस, प्रोडक्शन, सिक्रीशन। बोलो जरा जल्दी से। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर तीनों सेम वर्ड हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? आप मुझे बताओ जरा, सिंथेसिस। आप मुझे बताओ जरा, सिंथेसिस। और आप मुझे बताइए, सिंथेसिस के अलावा मैं क्या बोल रहा हूं? आप मुझे बताओ, प्रोडक्शन। मैं क्या बोल रहा हूं? प्रोडक्शन। और आप मुझे बताइए जरा, सिक्रीशन। मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिक्रीशन। ऑल आर सेम वर्ड, ऑल आर सेम वर्ड, ये सभी सेम वर्ड है। ऑल आर सेम वर्ड, ऑल आर सेम वर्ड, ऑल आर सेम वर्ड्स, ऑल आर सेम वर्ड्स एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीज। ये रिलीज से अलग है। रिलीज का मतलब क्या हो जाएगा? आप इस तरीके से समझो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। आप मुझे बताइए जरा, आप टॉयलेट गए, आपने सूसू को रिलीज कर दिया। समझ में आ गया? सूसू को रिलीज कर दिया, लेकिन सिंथेसिस कहां हुई? किडनी में हुई। तो किडनी उसको सिंथेसिस कर रहा है, लेकिन उसको रिलीज करने का काम कौन कर रहा है? आप मुझे बताओ, यूरिथ्रा। कौन कर रहा है? यूरिथ्रा। तो सभी को समझ में आ गया? एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीज। बोलो जरा जल्दी से, एंड डिफरेंट फ्रॉम रिलीज, एंड डिफरेंट फ्रॉम, एंड डिफरेंट फ्रॉम रिलीज। रिलीज से अलग है, रिलीज से अलग है, रिलीज से अलग है। एंड डिफरेंट फ्रॉम रिलीज, डिफरेंट फ्रॉम रिलीज। बोलो जरा जल्दी से, डिफरेंट फ्रॉम रिलीज। सभी को क्लियर हो गया? तो ये आपको बन जाएगा। तो यहां पर सिंथेसिस होता है, प्रोडक्शन होता है, सिक्रीशन होता है, और यहां से हार्मोन्स रिलीज होंगे। यहां से ये आप समझ लो, ये किडनी है, ये यूरिथ्रा है। यहां सूसू बन रहा है, यहां से सूसू निकल रहा है। अब आपको क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस? सूसू बन रहा है, सूसू निकल रहा है। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से। अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर क्या हो जाएगा? ये जितना पार्ट नर्वस सिस्टम का है,
अब आप मुझे बताना जरा उस जगह पर तो कौन प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स। लेकिन ये पार्ट किसका था, प्योरली प्योरली किसका पार्ट था, एंडोक्राइन का। तो यहां क्या प्रेजेंट होगी, आप मुझे बताना जरा, ब्लड वेसल्स। क्या प्रेजेंट होगी, ब्लड वेसल्स। सभी को क्लियर हो गया। अब देखो जरा, मैं आपको पोर्टल सर्कुलेशन बता चुका हूं, क्लियर हो गया। पोर्टल सर्कुलेशन बता चुका हूं। पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, पोर्टल मतलब चैनल, पोर्टल मतलब चैनल, चैनल मतलब कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला। जैसे आप इस तरीके से समझो, मान लीजिए आप मुझे बताइए जरा क्या हो रहा है, कोई नदी निकल के सीधे ओशियन में जा रही है, कोई रिवर निकल के सीधे ओशियन में जा रही है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ जरा, ये 4-5 रिवर मिलके पहले अपना पानी गंगा जी में ले जाए और गंगा जी अब इनका पानी ओशन में लेकर जाए, तो ये क्या कहलाएगा, गंगा जी ने एक चैनल बना लिया, गंगा जी ने एक पोर्टल बना लिया, जिसको पोर्टल बोलेंगे। तो यहां पर आप इस बात को समझना, यहां से ब्लड, यहां से जो आप मुझे बताना वीनस ब्लड कलेक्ट किया जाएगा, वो वीनस ब्लड भेजना कहां चाहिए, सीधे सुपीरियर वेना केवा में। कहां पर, सुपीरियर वेना केवा में, सुपीरियर पार्ट है ना, लेकिन उसमें ना भेज के ये पहले पिट्यूटरी में भेज रहा है और पिट्यूटरी के बाद वेन में भेज रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, आप मुझे बताओ जरा, पोर्टल सर्कुलेशन। क्या कहलाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन। और यहां पर इस जगह पर बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उन हार्मोन्स का नाम क्या है, पीएमटी फ्लैग। क्या नाम है, आप मुझे बताओ जरा, पीएमटी फ्लैग। बोलो जरा जल्दी से। सुबह बैठो, एमडी रेहान बोल रहे हैं सुबह बैठो। सुबह 5 बजे तो गर्मी नहीं लगेगी ना, सुबह 5 बजे धूप निकल आती है, 5:15 बजे 5:30 बजे धूप निकल आती है। आधा घंटे बैठ जाओ, आधा घंटे बैठ जाओ, एक दिन बैठ के देखो, तुमको मजा आ जाएगा। बहुत एनर्जी होती है उस ड्यूरेशन में, एक्चुअल में बहुत एनर्जी होती है। यदि बैठ सकते हो तो उस समय बैठ जाओ। समझ में आ गया, उसके बाद भले ही सो जाना, ठीक है। तो ये आपको सभी को अच्छे समझ में आ गया, पीएमटी फ्लैग। हम किसकी बात कर रहे हैं, पीएमटी फ्लैग। सभी को बन जाएगा, आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताना जरा, ध्यान से देखना, ये मैंने क्या बना दिया, आईज है। ये आप मुझे बताओ, मैंने ऑप्टिक काइज्मा बना दिया। काइज्मा का मतलब एक्स होता है, काइज्मा का मतलब क्या होता है, एक्स होता है। अब क्या हो जाएगा, यहां पर थैलेमस है, मिड ब्रेन है, ये हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस का ये एक्सटेंशन क्या कहलाएगा, पार्स नर्वोसा। तो एक्सटेंशन ऑफ नर्वस सिस्टम और एक्सटेंशन ऑफ डायनसेफेलॉन, ये डायन का ही एक्सटेंशन है, ये डायनसेफेलॉन का ही एक्सटेंशन है। ये किसका है, आप मुझे बताओ जरा, डायनसेफेलॉन का ही एक्सटेंशन है। बोलो जल्दी से, डायनसेफेलॉन का ही क्या है, एक्सटेंशन है। इसके बाद आप मुझे बताओ, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। आप मुझे बताओ, अंडर डायरेक्ट कंट्रोल फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ये डायरेक्ट कंट्रोल के है, किसके, हाइपोथैलेमस के। सभी को बन जाएगा, अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। अब देखना, ये आपको समझ में आ गया, ये क्या है, दिस इज पार्स नर्वोसा। ये क्या है, आप मुझे बताइए जरा, दिस इज पार्स नर्वोसा। ये क्या है, आप मुझे बताइए जरा, दिस इज पार्स नर्वोसा। अरे सभी को बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज पार्स नर्वोसा। सभी को क्लियर हो गया, ये क्या है बेसिकली, आप मुझे बताओ जरा, पार्स नर्वोसा। अब आप मुझे बताना, ये किसका पार्ट है, नेजोफेरिंग्स। क्या होता है, नेजोफेरिंग्स। अब ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट इसी नेजोफेरिंग्स से एक पाउच बनता है, जिसको रेथकेस पाउच बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेथकेस पाउच बोल देते हैं। और ये पाउच जाके इससे फ्यूज हो जाता है। तो आप मुझे बताना, ये प्योरली क्या है, नर्वस सिस्टम। ये प्योरली क्या है, आप मुझे बताओ, एंडोक्राइन। इन दोनों ने मिलके क्या बना ली, पिट्यूटरी। इन दोनों ने मिलके क्या बना ली, पिट्यूटरी। तो आप मुझे बताओ, एंटीरियर पिट्यूटरी, एडिनो हाइपोफाइसिस, एक्सटेंशन ऑफ नेजोफेरिंग्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एडिनो हाइपोफाइसिस। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, व्हाई एंटीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज एडिनो हाइपोफाइसिस, बिकॉज इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ नेजोफेरिंग्स। क्योंकि ये किसका एक्सटेंशन है, आप मुझे बताओ जरा, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ नेजोफेरिंग्स। ये नेजोफेरिंग्स का एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है, नेजोफेरिंग्स का एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, नेजोफेरिंग्स का एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है, नेजोफेरिंग्स का एक्सटेंशन है। सभी को क्लियर हो गया, किसका एक्सटेंशन है, नेजोफेरिंग्स का एक्सटेंशन है। सभी को बन जाएगा, किसका एक्सटेंशन है, नेजोफेरिंग्स का। आगे आ जाइए। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी बस बना रहा हूं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आप जरा ध्यान समझना, वो आप मुझे बताओ, हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में, डायन के डायरेक्ट कंट्रोल में। तो इसकी कंट्रोल सेंटर मतलब इसका आप मुझे बताओ, सेल बॉडी कहां प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस में। लेकिन इसके एक्सॉन्स कहां पर प्रेजेंट है, एक्सॉन्स कहां पर प्रेजेंट है, इसके एक्सॉन्स प्रेजेंट है कहां पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में।
ये समझ लो यहां सुसु बनता है, यहां से सुसु निकलता है, यहां पर सिंथेसिस होगा, सीक्रेट होगा, प्रोडक्शन होगा और यहां से रिलीज होगा। तो कुछ आप मुझे बताओ रिलीज करते हैं ऑक्सीटोसिन, कुछ रिलीज करते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन सभी को क्लियर हो गया? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आज शाम को 7 बजे, आज शाम को 7 बजे एनसीईआरटी आयाम को लॉन्च करेंगे। समझ में आ गया? आपको सब पता चल जाएगा कब से क्लास है, क्या क्लास है, कैसी क्लासेस है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सभी को ये पूरा क्लियर हो गया? सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई? ईमानदारी से मुझे बता दीजिए, क्या हम आगे बढ़ जाएं? चलो जरा अब आप मुझे बताना, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीटोसिन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीटोसिन की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ जरा ऑक्सीटोसिन क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। ये देखो जरा, ये क्या है? ये यूट्रस बनाया हुआ है, ये यूट्रस की क्या है? स्मूथ मसल। अब जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, क्लियर हो गया? जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो इसको धक्का लगेगा। सभी को क्लियर हो गया? धक्का लगेगा और जैसे ही धक्का लगेगा तो ये बाहर आ जाएगा, वाई वाई करते हुए क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। दूसरा काम आप समझना जरा, ये क्या कराता है? ओनली इजेक्शन और रिलीज ऑफ मिल्क। ये मिल्क का रिलीज कराता है या इजेक्शन कराता है? बोलो जरा जल्दी से, क्या कराता है? इजेक्शन कराता है या फिर रिलीज कराता है? सभी को क्लियर हो गया? एक ही बात है, इजेक्शन और रिलीज। आप मुझे बताओ जरा, रिलीज, ये दोनों सेम है। इजेक्शन और रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन डज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। प्रोडक्शन ये नहीं कराता, प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन कराता है, प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन कराता है। जरा ये दोनों आपको बन गए। तो जरा ऑक्सीटोसिन के जो फंक्शन है जरा जल्दी से लिखो। सबसे पहला आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा? रिलीज ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या हो जाएगा? इजेक्शन ऑफ बेबी। तो ये दोनों के इजेक्शन ही करा रहा है, इजेक्शन ही करा रहा है। क्लियर हो गया? अब आप आगे आ जाइए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो देखो, यूरेसिस मतलब सुसु, डायूरेसिस मतलब बहुत सारा सुसु, और एंटी डायूरेसिस मतलब कम सुसु। क्लियर हो गया? तो ऐसा हार्मोन जिसकी वजह से वॉल्यूम अमाउंट इसका सुसु का कम हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम, दिस इज अ लेट डीसीटी, दिस इज अ लेट पार्ट ऑफ डीसीटी। एंड आप मुझे बताओ जरा, कलेक्टिंग डक्ट यहां से रीअब्जॉर्ब करके यहां ब्लड में भेजेगा। अब जब ब्लड में भेजेगा तो आप मुझे बताओ, यहां से रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यहां से यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो जब यहां से यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, यहां से यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ये एंटी डायूरेसिक। ये अब आप मुझे बताओ, ये सभी को क्लियर हो गया? यदि डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एडीएच हो जाए, यदि क्या हो जाए? डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एडीएच हो जाए, तो यहां से वाटर इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो सुसु का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। किसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा? सुसु का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और आप मुझे बताओ जरा, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सुसु, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सुसु इज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। तो इसमें डाइल्यूटेड यूरिन होगी या कंसंट्रेटेड? डाइल्यूटेड। कैसी होगी? डाइल्यूटेड। क्यों? क्योंकि पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है तो याद रखना डाइल्यूट यूरिन होती है। डायबिटीज इंसिपिडस में डाइल्यूट यूरिन होती है, डायबिटीज मेलाइटस में मीठी सुसु होती है। समझ में आ गया? कैसी हो जाएगी? मीठी सुसु। सभी को क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से। तो हाइपोऑस्मोलर और डाइल्यूट यूरिन, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस सभी को बन जाएगा। बोले जरा जल्दी से, आगे बढ़ जाएं। तो आप मुझे बताओ, डिक्रीज वाटर इन ब्लड, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज जीएफआर, तो ये तीनों काम करा देगा। तो एडीएच के कम होने से, एडीएच के कम होने से जब ब्लड में वाटर नहीं जाएगा, तो आप मुझे बताओ, ब्लड में वाटर नहीं जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से जीएफआर कम हो जाएगा। सभी को बन जाएगा। तो यूरेसिस सुसु, डायूरेसिस बहुत सारा सुसु, एंटी डायूरेसिस कम सुसु, तो ये आपको बन जाएगा। अब आ जाओ, मान लो वाटर लॉस हो गया हमारी बॉडी से, वाटर लॉस हो गया हमारी बॉडी से, हम धूप में खेल रहे हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा भाई प्यास लग गई? तो क्या होगा? जैसे ही वाटर लॉस होगा, ये वाटर लॉस क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस में सॉल्ट और वाटर को मेजर करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? एक बार जरा सभी लोग टाइप करो, सॉल्ट और वाटर को मेजर करने के लिए। बोलो जरा जल्दी से,
सॉल्ट और वाटर को मेजर करने के लिए, कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। वो ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करेंगे आप मुझे बताओ जरा, हाइपोथैलेमस, वो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो रिलीज कर देंगे यहां से एडीएच। यहां सिंथेसिस होगा, यहां से रिलीज हो जाएगा, यहां से एडीएच रिलीज हो जाएगा, एडीएच रिलीज से वाटर इलेक्ट्रोलाइट वापस ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो जीएफआर बढ़ जाएगा, सभी को बन जाएगा। बोलो जरा जल्दी से। आगे बढ़ जाए, चलो जरा। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये देखो जरा, मैंने आपसे क्या बोला, अच्छे से देखना। जनरली क्या होता है, जैसे मान लो हर जगह से, मान लो इसमें आर्टीरियल सप्लाई है, अब इसका वीनस जो कलेक्शन करके मेन वेन में डाल दिया जाता है। ऐसे स्टमक का, अब मुझे बताओ जरा, स्प्लीन का, इंटेस्टाइन का, इन सभी का ब्लड कलेक्ट करके यहां डालना चाहिए। लेकिन बीच में एक चैनल बन जा रहा है, लेकिन बीच में क्या बन जा रहा है, एक चैनल बन जा रहा है। तो दिस चैनल इज कॉल्ड एज पोर्टल सर्कुलेशन, और इस चैनल को बनाने का काम कौन कर रहा है, लीवर। इसीलिए इसको बोल देंगे हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। बोलो जरा जल्दी से, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। बोलो जरा जल्दी से। अब यदि ये पोर्टल सर्कुलेशन लीवर बना रहा है तो हिपैटिक पोर्टल, किडनी बना रहा है तो रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। समझ में आ गया, तो ये पूरा क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाएं। अब आप मुझे जरा ध्यान से बताना, यहां पर क्या हो रहा है, बहुत अच्छे से आप इस बात को समझो। यहां से तो देखो ये डायरेक्ट कंट्रोल में है, यहां पर एक्सॉन है उसके, सॉरी यहां पर सेल बॉडी है, यहां पर उसके एक्सॉन है, लेकिन यहां पर ये जो नर्वस सिस्टम है, ये जो हाइपोथैलेमस है, यहां से भी ब्लड कलेक्ट होके कहां पर भेजना चाहिए था, मेन में। लेकिन ये वेन में ना भेज के, एंटीरियर पिट्यूटरी को भेज देता है। तो आप मुझे बताओ, एंटीरियर पिट्यूटरी के बाद किस में जाएगा, मेन वेन में। तो यहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी एक क्या बना रही है, चैनल। क्या बना रही है, चैनल। क्या बना रही है, चैनल बना रही है। इसको क्या बोल देंगे, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। क्या बोल देंगे, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। क्या बोल देंगे इसको, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। क्या बोल देंगे, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। क्या बोल देंगे इसको, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। सभी को क्लियर हो गया, क्या बोल देंगे, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। सभी को क्लियर हो गया। यहां से ब्लड कलेक्ट किया, अब जब यहां से ब्लड कलेक्ट करेंगे तो उसके सीक्रेशन भी कलेक्ट हो जाएंगे और फिर यहां पर डाल देंगे। समझ में आ गया, मतलब आप इस तरीके से समझो, घरों से कचरा कलेक्ट करके सीधे मेन डंप यार्ड पे नहीं भेज रहे, पहले एक गाड़ी में डाल रहे हैं। तो वो गाड़ी एक चैनल है, एक कनेक्शन है मेन वहां पर पहुंचाने के लिए। तो वो क्या कहलाएगा, बोलो जरा जल्दी से, पोर्टल। पोर्टल सर्कुलेशन क्या कहलाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन कहलाएगा। सभी को क्लियर हो गया। एक बार ये डायग्राम बनाओ जरा जल्दी से, एक बार ये डायग्राम बनाओ। एक बार ये डायग्राम बनाओ जरा जल्दी से। आगे बढ़ जाए, चलो जरा। अब आप मुझे बताना जरा, हम बात कर रहे हैं रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। आप मुझे बताओ, मेरा नाम के पहले अल्फाबेट्स तो आपको आते हैं ना, RIS। अरे बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से। तो अब आप मुझे बताओ, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन ये सीक्रेट करता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सीक्रेट करता है। समझ में आ गया, स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, पिट्यूटरी रिलीज करता है। तो ये आपको बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से। एक बार जरा सभी लोग डायग्राम बनाइए। हाँ बेटा, आपको नोटिफिकेशन नहीं आया, 1 बजे से था, क्योंकि आज हमको 7 बजे जो है एनसीईआरटी आयाम भी लॉन्च करना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन में काफी सारी चीजें रहेंगी। तो इसीलिए क्या है, मैंने आपकी क्लास जो है थोड़ी सी पहले रख ली। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ जरा, RIS हम किसकी बात कर रहे हैं, RIS। बोलो जरा जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं, RIS। फिर से आप मुझे बताओ, RIS रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन और स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जरा ध्यान से समझना ये होते क्या है। बाय द हेल्प ऑफ रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ये इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है, आप मुझे बताओ जरा, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। और ये फिर बाकी
ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, ये बाकी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा। तो आप मुझे बताओ जरा, ये बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है तो इसको मास्टर ग्लैंड बोल देंगे, लेकिन इस मास्टर ग्लैंड के सिक्रीशन को ये कंट्रोल कर रहा है तो इसको प्रिंसिपल ग्लैंड बोल दें। आप मुझे बताओ जरा, हेड मास्टर ग्लैंड बोल दें या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोल दें? क्या बोल दें इसको? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोल दें। क्या बोल दें आप मुझे बताओ जरा? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोल दें। बाय द हेल्प ऑफ स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। सभी को बन जाएगा, क्या करेगा आप मुझे बताओ जरा? अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आप बोलिए जरा जल्दी से, किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? जब हम मास्टर ग्लैंड की बात करते हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। समझ में आ गया? हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये सभी को बन जाएगा, इसकी मदद से ये बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को सबसे पहले याद करो। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या हो जाएंगे? पीएमटी फ्लैग। क्या हो जाएंगे आप मुझे बताओ सर? आप पीएमटी फ्लैग। क्या हो जाएंगे? पीएमटी फ्लैग। क्या हो जाएंगे? पीएमटी फ्लैग। सभी को क्लियर हो गया? हम क्या बोलेंगे? पीएमटी फ्लैग बन जाएगा। तो बताओ सर, पी से क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन। एम से क्या हो जाएगा? एमएसएच। एमएसएच याद रखना, यहां कहीं पर भी आर और आई वाला नहीं आएगा। किसमें आप मुझे बताओ जरा? पिट्यूटरी में। देखो कहीं पर आया, आप मुझे बताओ स्टिमुलेटिंग आया, कहीं रिलीजिंग इनिबिटिंग आया? नहीं आया। वो कहां पर आएंगे? यहां पर। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग इनिबिटिंग हार्मोन यहां आएंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन। तो जरा जल्दी से एक बार लिख लो, एक बार जरा जल्दी से लिख लो इसको, फटाफट लिखो जरा। पीएमटी फ्लैग, पीएमटी फ्लैग, जरा रफ कॉपी में लिखो पीएमटी फ्लैग, जल्दी से लिखो पीएमटी फ्लैग, पीएमटी फ्लैग, जल्दी से लिखो पीएमटी फ्लैग, पीएमटी फ्लैग, पीएमटी फ्लैग, पीएमटी फ्लैग। बताओ जरा जल्दी से, याद हो जाएगा? अब आ जाओ, इन्हीं के रिलीजिंग और स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना दो। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। अरे बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, और आप मुझे बताओ जरा, अरे सभी को बन जाएगा। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बन जाएगा। फिर आप मुझे बताओ जरा, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बन जाएगा। इनहिबिटिंग हार्मोन यहां पर केवल और केवल 3 के हैं, प्रोलैक्टिन के, ग्रोथ हार्मोन के, और आप मुझे बताओ एमआईएच। और किसका हो जाएगा? एमआईएच। सभी को बन जाएगा मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। आप बोलोगे इसका स्टिमुलेटिंग क्यों नहीं है? स्टिमुलेट करने के लिए सनलाइट है, स्टिमुलेट करने के लिए सनलाइट है, तो इसलिए केवल इसको रोकने की जरूरत है। तो आप मुझे बताओ 3 इनहिबिटिंग हार्मोन है, कौन कौन सा? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन और मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन बन जाएगा। बोलो जरा जल्दी से, सभी को पूरा का पूरा क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से। बाकी आप मुझे बताओ, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको स्टिमुलेट कराने के लिए सनलाइट है। सभी को समझ में आ गया? इन दोनों के लिए कंबाइनली ये आ गया। तो देखो याद रखना कितना ज्यादा आसान है। इसको आप मुझे बताओ जरा, इसको रिलीज कराने के लिए सनलाइट है, इसको रिलीज कराने के लिए सनलाइट है। जरा ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ जरा, प्रोलैक्टिन के लिए ध्यान से देखो जरा, प्रोलैक्टिन के लिए ये भी हो गया और प्रोलैक्टिन के लिए ये भी हो गया। समझ में आ गया? इसको स्टिमुलेट करने के लिए, इसकी स्टिमुलेट करने के लिए सनलाइट है, तो इसको आप मुझे बताओ स्टिमुलेट करने के लिए ये हो गया। अब आप मुझे बताओ जरा, इन दोनों को स्टिमुलेट करने के लिए ये हो गया। आप मुझे बताओ जरा, इसको स्टिमुलेट करने के लिए ये हो गया, इसको स्टिमुलेट करने के लिए ये हो गया। अरे सभी को बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से, सभी को बन जाएगा। फिर ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने के लिए हो गया और मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन को ये हो गया। अरे सभी को बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो। तो क्या आपको हार्मोन्स के नाम याद हो गए? क्या आपको हार्मोन्स के नाम याद हो गए? पीएमटी फ्लैग, बोलिए जरा जल्दी से, क्या आपको हार्मोन्स के नाम याद हो गए? पीएमटी फ्लैग। आगे बढ़ जाए। अब आप मुझे बताओ प्रोलैक्टिन। तो मैंने आपसे क्या बोला? प्रोडक्शन, सिंथेसिस, सिक्रीशन,
ये सभी सेम वर्ड है, ये सभी सेम वर्ड है। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अब प्रोलैक्टिन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, आप समझना। लैक्टेशनल एमनोरिया हमने नेचुरल मेथड देखा था, याद आ रहा है? हमने क्या देखा था? हमने नेचुरल मेथड देखा था। तो नेचुरल मेथड में क्या हो जाता है, आप इस बात को समझना। जिस समय एक्टिव फीडिंग चल रही होती है, उस समय एक्टिव फीडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है मोर देन 20 टाइम्स अ डे। क्लियर हो गया? मोर देन 20 टाइम्स अ डे ये चल रही है। तो अब इस ड्यूरेशन में क्या हो जाएगा कि प्रोलैक्टिन का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, और ये प्रोलैक्टिन क्या करेगा, आप मुझे बताना जरा। ये ग्रोथ और ये सॉरी जीएनआरएच को, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट नहीं होने देगा। ये गोनेडोट्रोफिन को रिलीज नहीं होने देगा। जब गोनेडोट्रोफिन रिलीज नहीं होंगे तो ना ही एफएसएच होगा। अब जब एफएसएच नहीं होगा तो फॉलिकल मैच्योर नहीं होगा। आप मुझे बताओ एलएच नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ये दोनों नहीं होंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी क्या? जब फॉलिकल ही मैच्योर नहीं हो रहा, जब आप मुझे बताओ ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा, तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी? नहीं। तो इसको बोल देंगे लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया, लैक्टेशनल एमनोरिया बन जाएगा हाई प्रोलैक्टिन इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ जीएनआरएच। तो ये सभी को बन जाएगा, बोलो जल्दी से, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, इसी को डोपामिन भी बोल देते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं? डोपामिन भी बोल देते हैं। तो बन जाएगा, आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस मेलेनोसाइट को कौन स्टिमुलेट करता है? सनलाइट। कौन स्टिमुलेट करता है? सनलाइट। तो ये सनलाइट की वजह से ये मेलेनोसाइट क्या सिक्रीट करेंगे? ये मेलेनोसाइट क्या सिक्रीट करेंगे? सो मेलेनोसाइट विल प्रोड्यूस मेलेनिन, और ये मेलेनिन स्किन पिगमेंटेशन कराएगा। क्या कराएगा? स्किन पिगमेंटेशन कराएगा। मेलेनिन प्रोटेक्ट स्किन, और क्यों कराएगा? जिससे कि स्किन को बचाया जा सके हार्मफुल। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे अफ्रीका जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, लोग सनलाइट में एक्सपोज ज्यादा होते हैं, तो वहां के लोग बिल्कुल काले होते हैं। वो काले क्यों होते हैं आप मुझे बताओ जरा? क्योंकि मेलेनिन का प्रोडक्शन ज्यादा है, और मेलेनिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो स्किन कलर क्या हो जाएगी? डार्क। क्या हो जाएगी? डार्क। सभी को क्लियर हो गया? आप बोलो जरा जल्दी से। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है तो बताइए। अब आप मुझे बताइए, ड्यूरिंग एक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग बाय इनफेक्ट, समझ में आ गया? एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। एज अ रिजल्ट प्रोलैक्टिन बाय द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन हाइपोथैलेमस, ये वो कर देगा, मैंने आपको बता दिया। तो इस ड्यूरेशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, एमनोरिया सभी को बन जाएगा। अब आप आगे आ जाइए, प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन का आप देखो जरा, रिलीजिंग इनहिबिटिंग दोनों प्रेजेंट है, मेलेनोसाइट का केवल इनहिबिटिंग प्रेजेंट है, और इन सभी का आप मुझे बताओ जरा रिलीजिंग प्रेजेंट है, टीएसएच, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, और इसका दोनों प्रेजेंट है। तो याद रखना कितना आसान है, ऊपर वाले के दोनों, नीचे वाले के दोनों, बाकी सभी के आप मुझे बताओ जरा रिलीजिंग, और केवल इसका इनहिबिटिंग। तो ये आपको बन जाएगा। कैसे याद रखोगे? देखो जरा जल्दी से। मैंने आपको क्या बोला था? पीएमटी फ्लैग। मैंने आपको क्या बोला था? पीएमटी फ्लैग। मैंने आपको क्या बोला था? पीएमटी फ्लैग। तो मैंने आपसे क्या बोला? इसके दोनों हो जाएंगे रिलीजिंग प्लस इनहिबिटिंग, इसके भी दोनों हो जाएंगे। आप मुझे बताइए जरा, रिलीजिंग प्लस इनहिबिटिंग। क्लियर हो गया? इसका केवल और केवल क्या होगा? इनहिबिटिंग। इसका केवल और केवल क्या होगा? इनहिबिटिंग। और इसका आप मुझे बताइए जरा, दोनों क्या हो जाएगा? इनके लिए ओनली एंड ओनली रिलीजिंग, ओनली एंड ओनली रिलीजिंग। तो ये आपको बन जाएगा। तो पीएमटी फ्लैग बड़े काम का है, पीएमटी फ्लैग बड़े काम का है। बोलो जरा जल्दी से, पीएमटी फ्लैग बड़े काम का है। बोलो जरा, आगे बढ़ जाएं। अब आप मुझे बताइए, हम किसकी बात कर रहे हैं? थायराइड की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? थायराइड की बात कर रहे हैं। तो थायराइड एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है आप मुझे बताओ जरा? इंटरनल ऑर्गन को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? बेटा ऊपर से तो कवरिंग है ना, आप मुझे बताओ जरा, यदि आप ऊपर से कुछ ओढ़ लोगे तो बाहर से चीज कमी आएगी ना। तो इसी तरीके से मेलेनिन क्या करता है, जब स्किन में डिपॉजिट हो जाएगा तो उसकी वजह से यूवी रेस अंदर के ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएंगी, तो प्रोटेक्ट हो जाएंगी। क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, हमने सी शेप रिंग बताई थी। हमने क्या बताई थी? सी शेप रिंग बताई थी। सभी को क्लियर हो गया? क्या बताई थी? सी शेप रिंग। याद करो, ये सी शेप रिंग क्या करती है? ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है एक्सपायरेशन में और इंस्पायरेशन में। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन में, बिकॉज इंस्पायरेशन इज नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। याद है ना, बिकॉज इंस्पायरेशन इज नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। सभी को बन जाएगा, बिकॉज इंस्पायरेशन इज नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, बिकॉज इंस्पायरेशन इज नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। सभी को बन जाएगा।
बोले सर जल्दी से, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, मुझे बताओ। अब आप मुझे बताना जरा, हमने इसको क्या देख रहे हैं, हम इसको वेंट्रल सरफेस से देख रहे हैं। क्लियर हो गया, वेंट्रल सरफेस से देख रहे हैं, सभी को क्लियर हो गया। वेंट्रल मतलब ये सामने वाला, वेंट्रल मतलब ये सामने वाला, डॉर्सल मतलब ये पीछे वाला। तो ये ऐसे होते हैं, समझ में आ गया, ये इस तरीके से होते हैं, ये आपको बन जाएगा। अब देखो जरा यहां पर क्या प्रेजेंट है, इसी वेंट्रल साइड पर यहां पर एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड प्रेजेंट है, और इसको हम क्या बोल देंगे, थायराइड। इसके जंक्शन को क्या बोल देंगे, इस्थमस। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा, इस्थमस। सभी को क्लियर हो गया, आप बोलो जरा जल्दी से, क्या बोल देंगे, इस्थमस। सर कैन वी से इनडायरेक्टली इनिबिट कर रहा है, डायरेक्टली इनिबिट कर रहा है बेटा जीएनआरएच को, समझ में आ गया, ये डायरेक्टली इनिबिट कर रहा है, वो इनडायरेक्टली इनिबिट कर रहा है एफएसएच को एंड एलएच को, समझ में आ गया, वो डायरेक्टली जीएनआरएच को कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है, इसके जंक्शन को इस्थमस बोल देंगे। क्लियर हो गया। अब यदि हम इसको पीछे से देखें, यदि हम इसको पीछे से देखें तो चार छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं, दो ऊपर दो नीचे, दो ऊपर दो नीचे, इसके पेरीमीटर पे प्रेजेंट है, इसके पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, इसके बाहर की तरफ प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल देंगे, पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्या बोल देंगे, पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्या बोल देंगे, पैराथायरॉइड ग्लैंड बन जाएगा। बोलो जरा जल्दी से, आगे बढ़ जाए। अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, ये मैंने थायराइड बनाया है, अच्छे से समझो जरा। यहां पर आप मुझे बताना, ये थायराइड के फॉलिकल हैं। अब मुझे बताओ, थायराइड के फॉलिकल है, कौन सा इसमें आप मुझे बताइए जरा एपिथेलियम होना चाहिए, आप खुद मुझे बताओ जरा। क्या इसमें स्क्वामस होना चाहिए? नहीं, स्क्वामस का काम फिल्ट्रेशन है, या फिल्ट्रेशन नहीं चाहिए। क्या यहां पर आप मुझे बताओ कॉलमनर होना चाहिए? नहीं, क्योंकि कॉलमनर का मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन है, यहां सिक्रीशन होता है। तो यहां पर मेन क्या हो जाएंगे, क्यूबॉइडल। क्या हो जाएंगे, क्यूबॉइडल। क्या हो जाएंगे, फिर से आप मुझे बताइए जरा, क्यूबॉइडल। क्या हो जाएंगे, फिर से आप मुझे बताइए जरा, क्यूबॉइडल। सभी को क्लियर हो गया, क्या हो जाएंगे, क्यूबॉइडल। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो बताइए, क्या हो जाएंगे, क्यूबॉइडल। सभी को क्लियर हो गया, बोलो जरा जल्दी से, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। क्लियर हो गया। अब देखो जरा, यहां पर ये जो इसके बीच में टिश्यू है उसको बोल देंगे स्ट्रोमल टिश्यू। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो इस फॉलिकल के चारों तरफ, फॉलिकल के चारों तरफ होते हैं, इनको बोल देते हैं पैराफॉलिकुलर सेल। क्या बोल देंगे, पैराफॉलिकुलर सेल। फिर से आप मुझे बताओ जरा, क्या बोल देंगे, पैराफॉलिकुलर सेल। क्या बोल देंगे, पैराफॉलिकुलर सेल। अब ये पैराफॉलिकुलर सेल सीक्रेट करते हैं कैल्सिटोनिन। नाम ही बता रहा है कैल, नाम ही बता रहा है कैल, CAL, कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन। कहां पर, ब्लड में। तो ये ब्लड में कैल्शियम को कम करता है, ये ब्लड में कैल्शियम को कम करता है, ब्लड में कैल्शियम को कम करता है। बोलो जरा जल्दी से, ब्लड में कैल्शियम को कम करता है। बोलो जरा जल्दी से, क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम को कम करता है। कैसे करेगा आगे बताऊंगा। तो ये सभी को बन जाएगा, बोलो जरा, थायराइड फॉलिकल सिंथेसिस एंड सीक्रेट एंड स्टोरेज ऑफ T4। क्या करेगा, T4 का सीक्रेशन, सिंथेसिस, स्टोरेज करेगा। अब आप आगे आ जाइए, मुझे बताओ रिलीजिंग हार्मोन हमेशा कौन रिलीज करेगा, हाइपोथैलेमस। उसके बाद आप मुझे बताओ जरा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन रिलीज करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर हो गया। अब यहां से रिलीजिंग, यहां से स्टिमुलेटिंग, और ये स्टिमुलेटिंग आया, इसने क्या बोला, थायराइड फॉलिकल को बोला कि तुम ग्रो कर जाओ, और ग्रो कर जाओ और सीक्रेट करना शुरू करो, ग्रो कर जाओ और सीक्रेट करना शुरू करो, ग्रो कर जाओ और सीक्रेट करना शुरू करो। बन जाएगा, ये देखो जरा ध्यान से देखना, TSH आया, इस TSH ने इसको ग्रो करा दिया फॉलिकल को। अब हम एक सेल के अंदर देख रहे हैं क्या होगा, अब एक सेल के अंदर हम देख रहे हैं क्या होगा। वेब पर लैग हो रही है थोड़ी थोड़ी, विकास एक बार देखो जरा। सही चल रही है, चलो ठीक है। तो अब आप मुझे बताना जरा, ध्यान से समझना इस चीज को। मुझे बताओ रिलीजिंग हार्मोन कौन सीक्रेट करेगा, हाइपोथैलेमस। वो कहां पर जाएगा, पिट्यूटरी में। क्या रिलीज करेगा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां पर जाएगा, थायराइड के फॉलिकल में। थायराइड के फॉलिकल को क्या कराएगा, ग्रो कराएगा। थायराइड के फॉलिकल को क्या कराएगा, ग्रो कराएगा। फिर से आप मुझे बताओ जरा, थायराइड के फॉलिकल को क्या कराएगा, ग्रो कराएगा। जब थायराइड के फॉलिकल को ग्रो कराएगा,
क्या कराएगा आप मुझे बताइए जरा, थायराइड के फॉलिकल को ग्रो कराएगा। अरे सभी को बन जाएगा, क्या कराएगा जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, थायराइड के फॉलिकल को ग्रो कराएगा। अब उस फॉलिकल के अंदर एक पर्टिकुलर सेल के अंदर क्या चल रहा है वो आप देखना जरा। आप जानते हो फिनाइल एलेनिन है, सभी को स्ट्रक्चर फिनाइल एलेनिन का याद है। अब इस फिनाइल एलेनिन के ऊपर आप याद करिए एक एंजाइम होता था फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जिसका जीन क्रोमोसोम नंबर 12 में होता था। तो वो क्या करेगा, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज रिलीज करेगा और वो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज इस फिनाइल एलेनिन के ऊपर हाइड्रोक्सिल को जोड़ देगा। इट विल कन्वर्ट इनटू टायरोसिन। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही टायरोसिन में कन्वर्ट होगा, ये टायरोसिन एक आयोडीन को, जो हम खाते हैं ना आयोडीन, बताओ जरा, देश का नमक टाटा नमक जिसमें आयोडीन होता है, तो जब हम उससे आयोडीन को खाते हैं, जब हम क्या करते हैं आयोडीन को खाते हैं, तो वो आयोडीन क्या होगा, यहां पर जाएगा और इस टायरोसिन से कंबाइन हो जाएगा, तो बन जाएगा मोनोआइडोथायरोनिन। क्या बन जाएगा, मोनोआइडोथायरोनिन। बोलो जल्दी से, मोनोआइडोथायरोनिन। सभी को क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, मोनोआइडोथायरोनिन। क्या हो जाएगा, मोनोआइडोथायरोनिन। अब दो मोनोआइडोथायरोनिन जुड़ के क्या बना लेंगे, डाइआइडोथायरोनिन। क्या बना लेंगे, डाइआइडोथायरोनिन बना लेंगे। सभी को क्लियर हो गया, ये दो डाइआइडोथायरोनिन मिलके क्या बना लेंगे, टेट्राआइडोथायरोनिन। क्या बना लेंगे, टेट्राआइडोथायरोनिन। क्लियर हो गया। और इस टेट्राआइडोथायरोनिन से ये इसी फॉर्म में स्टोर होता है। तो एक बार जरा मेरे साथ बोलो, 4 मोर स्टोर। बोलो जरा जल्दी से, 4 मोर स्टोर, 4 मोर स्टोर, 4 मोर स्टोर। बोलो जरा जल्दी से, 4 मोर स्टोर। बोलो जरा जल्दी से, 4 मोर स्टोर। जल्दी से बोलो जरा जल्दी से, 4 मोर स्टोर, 4 मोर स्टोर। बोलो जरा जल्दी से, 4 मोर स्टोर। क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, 4 मोर स्टोर। क्या हो जाएगा फिर से आप मुझे बताइए जरा, 4 मोर स्टोर। फिर से आप मुझे बताइए जरा, 4 मोर स्टोर। सभी को बन जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, 4 मोर स्टोर। क्लियर हो गया। अब ये इनएक्टिव फॉर्म है, अब इसको एक्टिवेट करना है, तो इससे एक आयोडीन को निकाल देंगे तो 3 आयोडीन बच जाएंगे, जिसको बोल देते हैं ट्राइआइडोथायरोनिन। क्या बोल देंगे, ट्राइआइडोथायरोनिन। सभी को बन जाएगा। ये देखो जरा, सभी को पूरा क्लियर हो गया, MIT DIT TIT ये यहां पर बन गया। ये सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। आप बोलिए जरा जल्दी से, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो यहां पर आप मुझे बताना। टायरोसिन आयोडीन परऑक्सीडेज की मदद से ये जुड़ गया और जुड़ के इसने बना लिया इस तरीके से। सभी को बन जाएगा। आगे आ जाइए, 4 मोर स्टोर, स्टोर्ड इन अ फॉलिकल, बायोलॉजिकली लेस एक्टिव होता है। याद रखना, अमाउंट ज्यादा होता है 4 का, लेकिन पोटेंसी ज्यादा किसकी होती है, 3 की। पोटेंसी किसकी ज्यादा होती है, 3 की। पोटेंसी किसकी ज्यादा होती है, 3 की। सभी को बन जाएगा। बायोलॉजिकली एक्टिव कौन होता है, T3। आगे आ जाइए। अब देखो जरा, यहां पर हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। यदि नॉर्मल TSH है, नॉर्मल TRH है तो नॉर्मल TSH होगा, नॉर्मल TSH होगा तो नॉर्मल ये सारा कन्वर्जन होगा। क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ, नो एक्यूमुलेशन ऑफ टायरोसिन इन फॉलिकल। क्लियर हो गया, टायरोसिन का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। क्यों, ध्यान से देखना, यहां पर ये था, इसने क्या कर दिया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इसकी वजह से ये सारा कन्वर्जन हो रहा है। तो यहां पर ये इकट्ठे नहीं हो रहे, यहां पर ये इकट्ठे नहीं हो रहे, यहां पर ये एक साथ इकट्ठे नहीं हो रहे। सभी को क्लियर हो गया, यहां पर एक साथ ये कलेक्ट नहीं हो रहे। सभी को पूरा क्लियर हो गया, यहां पर एक साथ ये कलेक्ट नहीं हो रहे। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नो एक्यूमुलेशन ऑफ टायरोसिन इन फॉलिकल, नो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ फॉलिकल। लेकिन यदि मान लो TSH, जरा ध्यान से समझना। अब आप मुझे बताओ, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, मान लो डाइटरी डेफिशिएंसी हो जाए आयोडीन की, तो इससे T3 T4 नहीं बनेगा। अब जब T3 T4 नहीं बनेगा तो कंटिन्यूअसली ये बनता जाएगा, ये बनता जाएगा, लेकिन आगे नहीं बनेगा। अब जरा ध्यान से देखना, इसके बनने के लिए आयोडीन चाहिए, लेकिन आयोडीन नहीं है, तो आप मुझे बताओ जरा, ये नहीं बनेगा लेकिन ये तो बनेगा ना, ये तो बनेगा कि नहीं बनेगा। आप मुझे बताओ जरा, सरकार ने एक बार क्या किया, दो ग्रुप को टेंडर दिया, एक का काम था गड्ढा करना, दूसरे का काम था क्या करना, आप मुझे बताओ जरा, उस गड्ढे में पेड़ लगाना। ठीक है, गड्ढे में पेड़ लगा के मिट्टी डालना। क्लियर हो गया। और चलो 3 ग्रुप मान लेते हैं, एक का काम था गड्ढा करना, दूसरे का काम उसमें पौधा रखना, और तीसरे का काम था उसमें ऊपर से मिट्टी डाल देना जिससे वो पूरा कवर हो जाए। अब क्या हुआ, पौधा लगाने वाले छुट्टी पे चले गए,
पौधा लगाने वाले छुट्टी पे चले गए, तो ये लोग तो अपना काम कर रहे हैं, एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा उस पर मिट्टी डाल रहा है, एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा उस पर मिट्टी डाल रहा है। तो कुछ यहां पर ऐसा ही काम है। तो आप देखना जरा, जब यहां पर आयोडीन की कमी हो गई तो बाकी काम तो चलता रहेगा, बाकी काम तो चलता ही रहेगा कि टायरोसिन बनेगा। अब जब टायरोसिन बनता रहेगा तो वो टायरोसिन भरता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, कलेक्ट होता जाएगा, कलेक्ट होता जाएगा। और जब कलेक्ट होता जाएगा तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा, आप मुझे बताना जरा, स्वेलिंग आ जाएगी, फॉलिकल का साइज बड़ा हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी। क्लियर हो गया? यहां पर थायराइड कम है, थायराइड कम है, उसके बावजूद यहां पर स्वेलिंग आ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड, सभी को क्लियर हो गया? हाइपोथायराइड, और इसमें से स्वेलिंग आ जाती है। ये देखो जरा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ फॉलिकल सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। सभी को बन जाएगा। अब आप मुझे बताना जरा, सभी को पूरा क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है? अब आप मुझे बताओ, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ, मेन फंक्शन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन? बीएमआर को मेंटेन करना। क्या करना? बीएमआर को मेंटेन करना। सभी को क्लियर हो गया? क्या करना? बीएमआर को मेंटेन करना। बेसल मेटाबॉलिक रेट। व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट? जल्दी से मुझे बताओ, व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट? बोलो जरा जल्दी से, व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट? क्लियर हो गया? व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट? जो आया था वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, समझ में आ गया? अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सब्र करो, ठीक है? कुछ बड़ा सरप्राइज आने वाला है, कुछ बड़ा सरप्राइज आने वाला है। तो वो एक्चुअली क्या हुआ था कि वो सरप्राइज ही अंदर आ गया था, ठीक है? तो चलो सर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। पानी पी लो यार। तो आप मुझे बताओ जरा, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। यहां पर आप मुझे बताइए इसका काम क्या है? मेंटेन बीएमआर। क्या है आप मुझे बताओ जरा? मेंटेन बीएमआर, मेंटेन बीएमआर। ओ माता, तो मुझे भागना पड़ता, वो ऐसे आता है बिल्कुल, ये समझ लो राजधानी एक्सप्रेस की तरह, धड़ाधड़ धड़ 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 धड़, पूरे पता चले यहां इसको तहस नहस कर दिया, उसको तहस नहस कर दिया, आके फटाक से इसको बंद कर देता, इसको बोर्ड को आके बंद कर देता, इतना चिल्लाता, वो नहीं था। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से समझो, हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात कर रहे हैं। पूरा क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या होता है, कितनी एनर्जी रेस्ट के टाइम में प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम क्या बोल देंगे? बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या बोल देंगे? बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या बोल देंगे? बेसल मेटाबॉलिक रेट। सभी को क्लियर हो गया? क्या बोल देंगे? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बोलो जरा जल्दी से, क्या बोल देंगे उसको? बेसल मेटाबॉलिक रेट। सभी को क्लियर हो गया? बेसल मेटाबॉलिक रेट। देखो एक नमूना पूछ रहा है, सर पेपर दोगे क्या? बेटा ऐसे काम नहीं करते हम, समझ में आ गया? ऐसे काम नहीं करते। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब आप मुझे बताना जरा, एनर्जी प्रोड्यूस बाय बॉडी ड्यूरिंग रेस्ट बाय यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? तो यदि नॉर्मल थायरोक्सिन है तो नॉर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होगा, नॉर्मल एनर्जी होगी, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होगा। दूसरी तरफ आप मुझे बताना, यदि डिक्रीज हो जाए थायरोक्सिन, तो अब थायरोक्सिन डिक्रीज हो जाए तो आप मुझे बताओ जरा, एनर्जी प्रोड्यूस कम होगी, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कम होगा, यूटिलाइजेशन कम होगा तो स्टोर ज्यादा होगा, आदमी मोटा होगा, गेंडा होगा। समझ में आ गया? तो जो मोटे लोग होते हैं उनमें हाइपोथायरॉयडिज्म मिलता है। क्या मिलता है? हाइपोथायरॉयडिज्म मिलता है। इसके बाद आप मुझे बताओ, यदि थायराइड बढ़ गया, यदि थायराइड बढ़ गया, यदि थायराइड बढ़ गया, तो आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? ज्यादा ग्लूकोज यूटिलाइज होगा, ज्यादा ग्लूकोज यूटिलाइज होगा, ज्यादा फैट यूटिलाइज होगा, तो पर्सन दुबला पतला होगा। क्या होगा आप मुझे बताओ जरा? पर्सन दुबला पतला हो जाएगा। हीट प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होगी तो उसको बहुत गर्मी लगेगी, उसको क्या होगी आप मुझे बताओ? बहुत गर्मी लगेगी। क्लियर हो गया? क्या होगी? उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। यहां एनर्जी कम है तो आलसी रहेगा और कोल्ड इंटॉलरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोल्ड। कोल्ड, उसको ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ जरा, हाँ भाई मैंने आपको एक बात और बताई थी, मेल का बीएमआर फीमेल से ज्यादा होता है, एक्सेप्ट पार्टी और शादी में आई हुई फीमेल्स।
सभी को समझ में आ गया? दे आर एक्सेप्शंस, दे आर टोटली एक्सेप्शंस। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आप मुझे बताओ जरा फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन का क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रोटीन के ऊपर? अच्छे से समझना, ये डीएनए से आरएनए बनाने को स्टिमुलेट करेगा। क्लियर हो गया? ये आरएनए से प्रोटीन बनाने को स्टिमुलेट करेगा। क्यों? आप मुझे बताओ। एनर्जी बढ़ानी है, एनर्जी बढ़ानी है तो एंजाइम्स ज्यादा चाहिए, तो ये क्या करेगा? एंजाइम्स का सिंथेसिस ज्यादा कराएगा, विटामिन्स का यूटिलाइजेशन ज्यादा कराएगा, एंजाइम्स की सिंथेसिस ज्यादा कराएगा, विटामिन्स का यूटिलाइजेशन ज्यादा कराएगा, एंजाइम्स की सिंथेसिस ज्यादा कराएगा। बोलो जरा जल्दी से, एंजाइम की सिंथेसिस ज्यादा और विटामिन्स का यूटिलाइजेशन ज्यादा, विटामिन्स का यूटिलाइजेशन ज्यादा। बोलो जरा जल्दी से, विटामिन्स का यूटिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि विटामिन्स आर द कोफैक्टर, विटामिन्स आर द कोफैक्टर्स ऑफ एंजाइम, विटामिन्स कोफैक्टर हैं एंजाइम्स के। सभी को क्लियर हो गया? प्रोटीन प्लस विटामिन, प्रोटीन प्लस विटामिन क्या बन जाएगा? एंजाइम। सभी को क्लियर हो गया? प्रोटीन प्लस विटामिन। तो सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? जरा ध्यान से समझना। Vitamins are cofactor of an enzyme. Vitamins are cofactor of an enzyme. Vitamins are cofactor of an enzyme. Vitamins क्या है? एंजाइम्स के कोफैक्टर हैं। विटामिन्स क्या है? एंजाइम्स के कोफैक्टर हैं। सभी को क्लियर हो गया? तो ये आपको बन जाएगा। तो आप मुझे बताना जरा, जो यहां पर थायरॉक्सिन है, जो यहां पर थायरॉक्सिन है, आप मुझे बताना जरा, ये मैं बोल रहा हूं थायरॉक्सिन, ये काम भी कर रहा है। समझ में आ गया? और थायरॉक्सिन आप मुझे बताइए जरा, ये काम भी कर रहा है, ये काम भी कर रहा है। आप मुझे बताना जरा, डीएनए, डीएनए से क्या हो रहा है? आरएनए, आरएनए से क्या हो रहा है? प्रोटीन। तो हर जगह पर यहां पर कौन आ रहा है? थायरॉक्सिन। यहां पर कौन आ रहा है? थायरॉक्सिन। तो आप मुझे बताओ, ये प्रोटीन का सिंथेसिस भी करा रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ बढ़ा रहा है, जिससे कि एंजाइम्स बन सके, जिससे कि एंजाइम्स बन सके। सभी को क्लियर हो गया? ये दो काम ये कर रहा है। इसके अलावा बाकी सब को तोड़ रहा है। ग्लूकोज को तोड़ेगा, फैट को तोड़ेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, फैट को तोड़ेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, फैट को तोड़ेगा। तो याद रखना, इसका एनाबोलिक इफेक्ट प्रोटीन पर है, बाकी सब पे कैटाबोलिक है। एनाबोलिक इफेक्ट इसका प्रोटीन पर है, बाकी सब पे इसका कैटाबोलिक इफेक्ट है। बाकी सब पे इसका क्या है? कैटाबोलिक इफेक्ट है। तो बन जाएगा थायरॉक्सिन प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस, थायरॉक्सिन प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस, थायरॉक्सिन प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस, थायरॉक्सिन प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस। सभी को क्लियर हो गया? थायरॉक्सिन प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस। कोई डाउट है इसमें? कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। थायरॉक्सिन प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस किसको प्रमोट कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट कर रहा है। किसको प्रमोट कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट कर रहा है। दूसरा आप मुझे बताओ जरा, कार्बोहाइड्रेट तोड़ेगा, फैट तोड़ेगा, फैट तोड़ेगा, फैट तोड़ेगा। सभी को क्लियर हो गया? फैट तोड़ेगा, इंक्रीज फैटी एसिड इन ब्लड। बाकी इन दोनों को ये आपको समझ में आ गया? जरा बिना देखे लिखो। याद रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन थायरॉक्सिन के ही फिजियोलॉजिकल रोल से आते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। अब आप मुझे बताओ, फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, हम किसकी बात कर रहे हैं? फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। तो फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। बोलो जरा जल्दी से, थायरॉक्सिन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। क्यों? आप मुझे बताओ, मेंटल ग्रोथ के टाइम ग्लूकोज चाहिए, मेंटल ग्रोथ के टाइम आप मुझे बताओ फैट्स चाहिए, एंजाइम चाहिए। सभी के लिए, चाहे फिजिकल हो या मेंटल ग्रोथ हो, ये सारी चीजें चाहिए। तो ये प्रमोट करता है। दूसरा आप मुझे बताओ, इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी।
ये कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाता है। कौन? थायरॉक्सिन। क्लियर हो गया। और ये रेस्पिरेशन, एक चीज याद रखना, रेस्पिरेटरी रेट और कार्डियक रेट दोनों सिंक्रोनाइज होती है। यदि कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, कार्डियक रेट बढ़ती है, तो रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है। सभी को क्लियर हो गया? तो क्या आपको ये बन जाएगा? बोलिए जरा जल्दी से, आगे बढ़ जाए। अब आप मुझे बताओ, फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, हम किसकी बात कर रहे हैं? फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, हम किसकी बात कर रहे हैं? फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। बोलिए जरा जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, आरबीसी प्रोडक्शन, अदर फंक्शन एंड वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब देखो जरा, वाटर, ये आपको आरबीसी प्रोडक्शन तो डायरेक्ट याद रखना है, एंजाइम वगैरह का सिंथेसिस करा के आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाता है। दूसरा आप इस बात को समझना, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। देखो ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ा रहा है, ये ब्लड के अंदर फैटी एसिड बढ़ा रहा है, तो जब ये फैटी एसिड बढ़ाएगा तो आप मुझे बताना जरा क्या हो जाएगा? सेल से पानी निकल के ब्लड में आ जाएगा। तो ये क्या करता है? मेंटेन करता है। क्या करता है? मेंटेन करता है कितना वाटर होना चाहिए, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बन जाएगा। थायरॉक्सिन रिक्वायर्ड फॉर थायरॉक्सिन की जरूरत किस चीज के लिए? थायरॉक्सिन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल सेक्सुअल ड्राइव। नॉर्मल सेक्सुअल ड्राइव जिसको लिबिडो बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लिबिडो। मैंने आपको क्या बोला? नॉर्मल सेक्सुअल ड्राइव इज नेसेसरी थिंग, एबनॉर्मल इज खतरनाक थिंग। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना, नॉर्मल सेक्सुअल ड्राइव, लिबिडो एंड मेंटेन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर हो गया? जैसे आप इस तरीके से समझना, मान लो थायरॉक्सिन बढ़ गया, मान लो थायरॉक्सिन बढ़ गया, तो आप मुझे बताना मेल्स में क्या हो जाएगा? इंपोर्टेंस। क्या हो जाएगा? इंपोर्टेंस। सभी को क्लियर हो गया? इंपोर्टेंस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्लियर हो गया? इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आपने अभी कल पर, अभी कुछ दिनों की, आपने शेन वॉर्न का सभी ने नाम सुना है, ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल द टाइम। उनसे अच्छा स्पिनर आज तक कोई नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। तो अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई है कि उनकी जो डेथ हुई थी, बहुत ध्यान से कान खोल के सुन लो, समझ में आ गया? उनकी जो डेथ हुई थी, एक मेडिसिन होती है कामाग्रा, ठीक है, उस मेडिसिन को लेने की वजह से हुई थी। क्यों? क्योंकि इनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए उसको ले रहे थे, और जब उसको लिया तो वो मेडिसिन कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ा देती है कि जिन लोगों को यदि कार्डियक प्रॉब्लम है तो उनकी डेथ हो जाती है। उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। समझ में आ गया? तो इस चीज का याद रखना, इस चीज का हमेशा याद रखना। सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इंक्रीज होने से इंपोर्टेंस आएगा, इंक्रीज होने से इंपोर्टेंस आएगा। दूसरा आ जाओ फीमेल्स में, यदि बढ़ गया तो, यदि ये बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब आप मुझे बताओ जरा, 2-2 महीने में, 3-3 महीने में, 4-4 महीने में मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे। क्लियर हो गया? फ्रीक्वेंसी, इसके बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम हो गई, इसके बढ़ने से आप मुझे बताओ जरा इंपोर्टेंस हो गया। ये क्या हो गया? इंपोर्टेंस आ गया। दूसरा आप मुझे बताओ, यदि कम हो गया तो लॉस ऑफ लिबिडो। लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल ड्राइव ही खत्म हो गई। ध्यान से समझना, यहां ड्राइव खत्म हो गई। यहां ड्राइव है लेकिन इंटरकोर्स नहीं कर सकता क्योंकि इंपोर्टेंस आ गया। चाहता है लेकिन कर नहीं सकता, यहां चाहता ही नहीं है। समझ में आ गया? यहां पर आप मुझे बताओ जरा, चाहता है लेकिन आप, सॉरी, यहां नहीं चाहता, यहां चाहता है लेकिन कर नहीं सकता। दोनों में डिफरेंस है। समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस है। तो समझ में आ गया लॉस ऑफ लिबिडो। लॉस ऑफ लिबिडो फीमेल में भी क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ लिबिडो एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होगा? जब थायरॉक्सिन कम हो जाएगा। तो याद रखना, थायरॉक्सिन का जस्ट उल्टा है। यदि थायरॉक्सिन बढ़ेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की फ्रीक्वेंसी कम, यदि थायरॉक्सिन कम होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सभी को क्लियर हो गया? मेंस्ट्रुअल साइकिल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। बोलो जरा जल्दी से, सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब आप मुझे बताओ जरा हाइपोथायरॉयडिज्म। ध्यान से देखना, लैक ऑफ आयोडीन। अब आयोडीन की कमी हो गई तो मुझे बताओ, आयोडीन तो नहीं है लेकिन टायरोसिन तो बनता जा रहा है। अब मुझे बताओ, टीएसएच प्रमोट ग्रोथ ऑफ फॉलिकल बट फॉलिकल सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन बट फेल टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन। तो फॉलिकल तो ग्रो करता जा रहा है, फॉलिकल ग्रो करता जा रहा है लेकिन थायरॉक्सिन नहीं बन रहा, तो इसकी वजह से यहां पर गॉइटर हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ, हाइपोथायरॉयडिज्म इन चाइल्ड को क्या बोल देंगे? बोलो जरा जल्दी से, क्रिटेनिज्म।
क्या बोल देंगे? क्रेटिनिज्म। बोलो सर जल्दी से, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर क्रेटिनिज्म, 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 सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर क्रेटिनिज्म। और आप मुझे बताओ जरा, हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट इसको बोलेंगे मिक्स एडिमा। क्या बोलेंगे? मिक्स एडिमा। क्या बोलेंगे इसको? मिक्स एडिमा। अब आ जाओ दूसरी तरफ, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में पर्सन मुर्दे जैसा लगता है। समझ में आ गया? ऐसा क्लियर हो गया? बिल्कुल ऐसा लगेगा, ऐसा क्लियर हो गया? क्यों ऐसा क्यों होता है आप मुझे बताओ। अब इसका मैकेनिज्म समझो। थायरोक्सिन का काम है फैट को तोड़ना। यदि थायरोक्सिन बढ़ेगा तो ज्यादा फैट टूटेगा या कम फैट टूटेगा? ज्यादा फैट टूटेगा। जब ज्यादा फैट टूटेगा तो पर्सन बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा। पहली चीज, ज्यादा फैट टूटेगा तो वो आई के नीचे फैट होता है जो आई बॉल को सपोर्ट करता है। जो क्या करता है? आई बॉल को सपोर्ट करता है। क्या करता है? आई बॉल्स को सपोर्ट करता है। तो जब यहां पर ये टूटेगा तो आंखें निकल के ऐसे बाहर आएंगी। क्लियर हो गया? क्या होंगी? आंखें निकल के बाहर आएंगी। क्लियर हो गया? प्रोट्यूबरेंसेस ऑफ आईज। क्लियर हो गया? क्योंकि सब क्यूटेनियस जो फैट है, क्योंकि सब क्यूटेनियस जो फैट है वो क्या हो गया? डैमेज हो गया। क्योंकि सब क्यूटेनियस फैट डैमेज हो गया। तो अब आप मुझे बताना, एबनॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, इवन ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड। आप मुझे बताओ, अराउंड द आई बॉल्स, प्रोट्रूजन ऑफ आई, इससे आंखें बाहर आ जाएंगी। और आप मुझे बताओ जरा, एक्स मतलब एग्जिट, बाहर, ऑप्थेल मतलब आईज, तो इसको बोल देंगे एक्सोप्थेल्मोस। क्या बोल देंगे? एक्सोप्थेल्मोस। बोलो जरा जल्दी से, एक्सोप्थेल्मोस। अरे सभी को क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? एक्सोप्थेल्मोस। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से। इसमें पर्सन हाईली इरिटेबल होगा, हाईली इरिटेबल पर्सन होगा। इसके बाद आप मुझे बताओ, एबनॉर्मल इंक्रीज इन बीएमआर और वेट लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल इंक्रीज इन बीएमआर एंड वेट लॉस हो जाएगा। एबनॉर्मल इंक्रीज इन बीएमआर एंड क्या हो जाएगा? वेट लॉस हो जाएगा। तो सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है? आप मुझे बताओ, इंक्रीज बीएमआर, बहुत हीट, बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, तो बहुत पर्सन इरिटेबल होगा, वेट लॉस हो जाएगा, बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ, मिक्स एडिमा। एडिमा मतलब स्वेलिंग। अच्छे समझना जरा, एडिमा मतलब स्वेलिंग, एडिमा मतलब स्वेलिंग, एडिमा मतलब स्वेलिंग। बेटा चिलोसिस ये होता है, यहां पर ऐसे जो ये कट जाते हैं। मत पढ़ो यार इतनी सब चीजें फालतू की। क्लियर हो गया? मत पढ़ो, क्लियर है? ध्यान से समझो जरा, एकदम से मेरे मुंह से निकल गया, अब बताऊंगा भी नहीं। मिक्स एडिमा, स्वेलिंग, पफी अपीयरेंस, फूला फूला। समझ में आ गया? मिक्स एडिमा, एडिमा मतलब स्वेलिंग, एडिमा मतलब स्वेलिंग। तो आप मुझे बताओ, जनरलाइज स्वेलिंग होती है, हेयर ड्राई, कोर्स, स्पार्स। आप मुझे बताओ क्या हो जाएगी? आईब्रोज बड़ी पतली पतली होती हैं। बिना आप मुझे बताओ ब्यूटी पार्लर जाके आईब्रोज बनवाए हुए बड़ी पतली पतली होती हैं। पेरी ऑर्बिटल एडिमा, आंखें फूली फूली दिखाई देती हैं, पफी पफी ऐसा, समझ में आ गया? ऐसे फूला सा मुंह रहता हो, गुब्बा टाइप का, जैसे तुम मुंह फुला के बैठ जाते हो ना, ऐसा, इस टाइप से। सभी को क्लियर हो गया? तो ये आपको बन जाएगा मिक्स एडिमा, एडल्ट में होता है। अब आ जाओ क्रिटिनिज्म, चाइल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, पुअर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। क्यों? क्योंकि ना ही जरूरी अमाउंट में ग्लूकोज है, ना फैट्स है, ना अमाउंट में प्रोटीन है, तो यही हो जाएगा मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू। ड्राई एंड स्केली स्किन, बड़ी ड्राई स्किन होती है। क्या होती है आप मुझे बताओ जरा? ड्राई स्किन। अब कई लोग इसके बाद में फिर मुझे भेजते हैं, सर हमको कुछ याद नहीं हो रहा, हमारी स्किन ड्राई भी है, तो क्या हमको ये तो नहीं है? बेटा ड्राई स्किन के बहुत रीजन होते हैं। समझ में आ गया? मेरी स्किन भी बहुत ज्यादा ड्राई है, तो इसका मतलब क्या मेरा आईक्यू कम है? बताओ जरा, क्या मेरा आईक्यू कम है? ऐसा नहीं है, नहीं है ना? एटलीस्ट मुझे तो लगता है कि मेरा आईक्यू कम नहीं है। क्लियर हो गया? मैं कभी नहीं भूलता चीजें। तो अब आप मुझे बताओ जरा, ये सबसे बड़ा एक टॉक्सिक भी चीजें है कि मैं भूलता नहीं हूं चीजें, मुझे हर एक बात याद रहती है। तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या हो जाएगा? तो क्या इसको ऐसे सब रिलेट तो नहीं करोगे? बोलो जरा जल्दी से, ड्राई एंड स्केली स्किन। इसके बाद इस प्रेग्नेंट लेडी हैज हाइपोथायरॉयडिज्म। इफ प्रेग्नेंट लेडी हैज हाइपोथायरॉयडिज्म, अच्छे समझना जरा, इफ प्रेग्नेंट लेडी हैज हाइपोथायरॉयडिज्म, बच्चा गूंगा बहरा पैदा होगा। कैसा होगा? बच्चा गूंगा बहरा पैदा होगा। बच्चा कैसा होगा? गूंगा बहरा पैदा होगा। सभी को क्लियर हो गया? गूंगा बहरा पैदा होगा। कैसा होगा? गूंगा बहरा पैदा होगा। सभी को पूरा का पूरा क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, आगे बढ़ जाए। अब आ जाओ गोइटर। तो गोइटर याद रखना, हाइपोथायरॉइड में भी हो सकता है, हाइपरथायरॉइड में भी हो सकता है, हाइपोथायरॉइड में भी हो सकता है, हाइपरथायरॉइड में भी हो सकता है। तो हाइपोथायरॉइड गोइटर, डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ फॉलिकल। याद रखना, इसमें टीएसएच बढ़ जाएगा। क्यों?
क्योंकि टीएसएच कन्वर्ट नहीं करा पा रहा, टीएसएच कन्वर्ट नहीं करा पा रहा, इसलिए टीएसएच बढ़ेगा। और यदि कन्वर्ट करा देता तो टीएसएच नहीं बढ़ता। इसके बाद आप मुझे बताओ हाइपरथायरॉयडिज्म गोइटर, इसको टॉक्सिक गोइटर बोल देते हैं क्योंकि इसमें सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है। तो आप मुझे बताओ इसमें आंखें बाहर आ जाएंगी ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। मेजर रीजन इसका क्या है? ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। बोलो सर जल्दी से। एक श्रेयांशु बोल रहा है सर हम कल परसों की चीजें भूल जाते हैं। बेटा ये बहुत अच्छी चीज है, इट्स अ ब्लेसिंग। समझ में आ गया? इट्स अ ब्लेसिंग। मेरे साथ आप ये समझ लो इट्स अ कर्स कि मैं कुछ नहीं भूलता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे नॉर्मल हो चाहे अबनॉर्मल हो, मैं कभी नहीं भूलता। मैं भूलता ही नहीं हूं। अब जब मैं भूलता ही नहीं हूं तो फिर क्या होता है ना कि बुरी चीजें भी याद रहती हैं और अच्छी चीजें भी याद रहती हैं। तो इसीलिए बेटर है कि भूल जाना भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में बहुत खुश रहोगे यदि तुमको भूलने की आदत है तो। समझ में आ गया? यू विल बी रियली हैप्पी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आप बोलो जरा जल्दी से, आगे बढ़ जाएं। 3 साल की एज से मुझे हर वो बात याद है जो आज तक कभी हुई है। समझ में आ गया? हर एक बात मुझे याद है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया? तो अब जरा मुझे यहां पर फटाफट आप मुझे बताना, ये मैंने क्या बना दिया यहां पर। आप मुझे बताओ, ये पैराफॉलिकुलर सेल है, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड है। ये पैराफॉलिकुलर सेल सीक्रेट करता है, क्या सीक्रेट करता है? कैल्सीटोनिन। क्या सीक्रेट करता है? कैल्सीटोनिन। क्या सीक्रेट करता है? कैल्सीटोनिन। अब देखो नाम ही बता रहा है CAL, कैल्शियम लोअरिंग इन ब्लड। कैल्शियम लोअरिंग इन ब्लड, ये ब्लड है। तो ब्लड से कैल्शियम कम करना है। कैसे कम करें भाई? ब्लड से कैल्शियम हटा लो। मुझे बताओ जरा, हम चाहते हैं ब्लड में कैल्शियम भरना है, उसमें कैल्शियम डाल दो। हम चाहते हैं उसमें कैल्शियम कम हो जाए, उससे हटा दो। अब इससे हटाएंगे तो कहां भेज दो? बोन में भेज दो। कहां भेज दो? बोन में भेज दो। बिल्कुल सिंपल सा है, कहां भेज दो? बोन में भेज दो। तो ये इसका नॉर्मल फंक्शन है। अब मुझे बताओ, यदि कैल्सीटोनिन बढ़ जाएगा तो कैल्शियम और ज्यादा ब्लड से कम हो जाएगा। और लो कैल्शियम में क्या होता था? याद करो जरा, टिटैनी। क्या होता था? एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन, टिटैनी। क्या होता है? अब मुझे बताओ जरा, टिटैनी। सभी को क्लियर गया? क्या बोलेंगे? टिटैनी। बोलो जरा जल्दी से, क्या बोलेंगे उसको? टिटैनी। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर पैराथायरॉइड है, ये सीक्रेट करता है पैराथॉर्मोन। इसका जस्ट उल्टा। क्लियर हो गया? ये क्या कर रहा था? ब्लड में कैल्शियम को कम कर रहा था, ये ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाएगा। हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन, हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन, हाइपर कैल्सीमिक, हाइपोकैल्सीमिक। ये क्या करेगा? बोन का डिमिनरलाइज करा के यहां पहुंचाएगा। आप मुझे बताओ जरा, किडनी से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराएगा, इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराएगा, जो हम कैल्शियम वगैरह खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन कराएगा। तो हर तरीके से ये ब्लड में बढ़ाएगा, ये हर तरीके से कम करेगा। तो एक बार जरा सभी लोग बिना देखे रफ कॉपी में लिखो CAL, कैल्शियम लोअरिंग इन ब्लड। कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। बोलो जरा जल्दी से, कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। सभी को क्लियर हो गया? कैल्सीटोनिन आ गया चाहिए। अब आप मुझे बताना जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? थायरोकैल्सीटोनिन। हम किसकी बात कर रहे हैं? थायरोकैल्सीटोनिन की बात कर रहे हैं। सभी को क्लियर हो गया? तो थायरोकैल्सीटोनिन लोअरिंग इन ब्लड, लोअरिंग इन ब्लड बन जाएगा। ये ब्लड में कम कर रहा है। अब यदि आप मुझे बताओ, थायरोकैल्सीटोनिन बढ़ गया तो बहुत ज्यादा लो कर देगा, तो इसकी वजह से टिटैनी हो जाएगी। अब यदि ये खुद कम हो गया तो ब्लड से कम नहीं कर पाएगा, तो कैल्शियम ब्लड में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आर्टरीज हार्ड हो जाएंगी, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। क्या हो जाएगा? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। फिर से आप मुझे बताओ, क्या हो जाएगा? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। सभी को क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। क्या हो जाएगा? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब आ जाओ पैराथॉर्मोन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? पैराथॉर्मोन की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताना जरा, यहां पर ये जो पैराथॉर्मोन है, ये उल्टा करेगा, ये ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाएगा। अब यदि ये ज्यादा बढ़ गया तो ज्यादा बोन का डिमिनरलाइजेशन करा देगा, बोन पोरस हो जाएंगी, वीकनिंग ऑफ बोन कैसी हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। यदि ये कम हो गया तो कम कराएगा तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा, अगेन टिटैनी हो जाएगी। तो इसके आप मुझे बताओ, बढ़ने से और इसके कम होने से टिटैनी हो सकती है। सभी को समझ में आ गया? आगे आ जाइए। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये T3 T4,
ये क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक से टीआरएच को भेजेंगे, वो नेगेटिव फीडबैक भेजेगा टीएसएच को, वो किसको करा देगा, इसको कम करा देगा, सिक्रीशन को। तो यहां पर फीडबैक इनहिबिशन चल रहा है। क्या चल रहा है, फीडबैक इनहिबिशन चल रहा है। सभी को क्लियर हो गया, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। बोलो सर जल्दी से, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आगे बताओ। अब आप मुझे बताओ, पिनियल ग्लैंड की बात कर रहे हैं, पिनियल ग्लैंड, इसको ऐसे बोलते हैं पिनियल ग्लैंड। क्लियर हो गया। तो अब आप मुझे बताओ, ये पिनियल ग्लैंड की मैंने आपको लोकेशन बता दी, ये पी साइज ग्लैंड होती है पिनियल ग्लैंड, सीक्रेट मेलेटोनिन, अंधेरे में मेलेटोनिन सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है, मेलेटोनिन सीक्रेट करती है। रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल, क्या रेगुलेट करेगी, स्लीप वेक साइकिल। समझ में आ गया। इसके बाद आप मुझे बताओ, टेम्परेचर रेगुलेशन, मेंटेन, आप मुझे बताओ जरा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पिगमेंटेशन, ऑल्सो इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, ऑल्सो इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छे से समझो जरा, ध्यान समझना। सबसे पहला, पिनियल ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ, पिनियल ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो किस किस में इन्वॉल्व होगा, आप मुझे बताओ जरा, इमोशंस में, मेमोरी में, डे नाइट रिदम में, टेम्परेचर रेगुलेशन में, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन में, और उसके अलावा एक और क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, डिफेंस मैकेनिज्म में। तो अब आप जरा ध्यान से समझना, हम किसकी बात कर रहे हैं, थाइमस। इट इज अ लॉब्यूलर ग्लैंड। ये कहां पे प्रेजेंट होती है, ये हमारा वेंट्रल है। तो इस स्टर्नम और ये एओर्टा, जरा ध्यान समझना, ये स्टर्नम है, ये एओर्टा है, इनके बीच में प्रेजेंट है। स्टर्नम और एओर्टा के बीच में प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है, स्टर्नम एंड एओर्टा के बीच में प्रेजेंट है। और ये ग्लैंड सीक्रेट करती है थाइमोसिन। ये अकेली ऐसी ग्लैंड है जो आप मुझे बताना जरा, क्या होती जाती है, रिड्यूस इन साइज होती जाती है। क्लियर हो गया। इट इज अ लॉब्यूलर ग्लैंड प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा एंड बिहाइंड द स्टर्नम। आप सभी को बन जाएगा, एओर्टा और स्टर्नम के बीच में, एओर्टा के वेंट्रल साइड में, स्टर्नम के बैक साइड में। ग्रेजुअली रिडक्शन इन साइज विथ एज, थाइमस सीक्रेट थाइमोसिन, स्टिमुलेट डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। क्लियर हो गया। और स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट, मैंने आपको बताया था, ये टी लिम्फोसाइट को मैच्योर कराएगी और बी लिम्फोसाइट को बोलेगी कि आप जो है ज्यादा एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करो, बन जाएगा। बोलो जल्दी से, सभी को क्लियर हो गया। थाइमोसिन हार्मोन है। अब आप आगे आ जाइए, एड्रिनल। तो एड्रिनलिन में, एड्रिनल ग्लैंड में एक चीज जो है वो चेंज की गई है। पहले एनसीईआरटी में दिया हुआ था, ये किडनी के एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। लेकिन इसको चेंज करके क्या कर दिया है, इट इज प्रेजेंट ऑन अबव द किडनी, इट इज प्रेजेंट ऑन अबव द किडनी। ये किडनी के ऊपर होता है, याद रखना, एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट अबव द किडनी। न्यू चेंज इन एनसीईआरटी, ये न्यू चेंज है। ये क्या है, आप मुझे बताओ जरा, दिस इज न्यू चेंज, दिस इज न्यू चेंज इन एनसीईआरटी, दिस इज न्यू चेंज इन एनसीईआरटी, दिस इज न्यू चेंज इन एनसीईआरटी, बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया। अब एड्रिनल ग्लैंड को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो सबसे बाहर उसके क्या प्रेजेंट है, कैप्सूल। क्या प्रेजेंट है, कैप्सूल। फिर बाहर वाला, किनारे वाला कॉर्टेक्स, मिडिल वाला मेड्यूला। अब इनके जोन भी होते हैं, इनके क्या होते हैं, जोन भी होते हैं। तो एक बार जरा सभी लोग टाइप करो, अबव द किडनी, अबव द किडनी। अब आप देखना जरा, इसके कॉर्टेक्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, जीएफआर। क्या हो जाएगा, जीएफआर, जीएफआर, ग्लोमेरुलोसा, फेसिक्युलोसा, रेटिक्युलोसा। सभी को क्लियर हो गया। सर क्या पिनियल वाला ग्लैंड वाला मेडिटेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि ज्यादा मत करना, सिर दुखेगा, क्योंकि अभी आपकी पढ़ाई ज्यादा चल रही है। समझ में आया। तो आप आइस को ज्यादा स्ट्रेन दोगे तो आपका सर दुख सकता है। तो इसीलिए अब बेटर है आप वो नहीं करो, अब वो बेटर है आप नहीं करो। मैं आपको मेडिटेशन कल या परसों में बता दूंगा कि आपको कौन सा मेडिटेशन करना है। यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट। क्लियर है, आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ, ग्लोमेरुलोसा, फेसिक्युलोसा, रेटिकुलोसा। ग्लोमेरुलोसा सीक्रेट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या सीक्रेट करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टेक्स के हार्मोन को कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। एक बार जरा सभी लोग टाइप करो, कॉर्टेक्स के हार्मोन को कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, कॉर्टेक्स के हार्मोन को कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। बोलो जल्दी से, कॉर्टेक्स के हार्मोन को कॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोल देते हैं। अब आप आगे आ जाइए। आप मुझे बताओ, ये सीक्रेट करेगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इसके बाद है जोना फेसिक्युलोसा, जोना रेटिकुलोसा, और ये दोनों मिलके सीक्रेट करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अच्छे से समझना जरा, वो सीक्रेट कर रहा था मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये सीक्रेट कर रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। दोनों का काम ब्लड में बढ़ाने का है। ये ब्लड में मिनरल बढ़ाएगा, ये ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा। तो एड्रिनल ग्लैंड का काम है
ग्लूकोज को भी बढ़ाना, मिनरल्स को भी बढ़ाना, ग्लूकोज को भी बढ़ाना, मिनरल्स को भी बढ़ाना। तो ये आपको बन जाएगा मिनरल्स को भी बढ़ाएगा ये, और ये ग्लूकोज को बढ़ाएगा। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन यदि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से ग्लूकोज को बढ़ाएगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड से मिनरल्स को बढ़ाएगा, बन जाएगा। और इसके अमाउंट में, थोड़े अमाउंट में ये क्या रिलीज करता है, एंड्रोजन, जिसकी वजह से दाढ़ी मूछ वगैरह आती है ना, क्लियर हो गया, वो भी रिलीज करता है। तो हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। आगे आ जाओ तो देखो जरा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसको कॉमनली बोल देते हैं एल्डोस्टेरॉन। आया था कहीं आरएएस सिस्टम में, आरएएस सिस्टम में आया था ना। अब आप मुझे बताओ, फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉर्टिसोल। इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉर्टिसोल। इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉर्टिसोल। तो ये इंक्रीज मिनरल इन ब्लड, इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड बाय इंक्रीजिंग रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। क्लियर हो गया। आप मुझे बताओ, प्रमोट क्या करेगा, एक्सक्रीशन। तो इस चीज को याद रखना, हमेशा सोडियम पोटेशियम उल्टे चलते हैं। यदि सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन करा रहे हैं तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन होगा। क्लियर हो गया। तो ये सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन करा के और पोटेशियम का क्या कराता है, एक्सक्रीशन कराता है। जब सोडियम ब्लड में आएगा तो पानी ब्लड में ज्यादा जाएगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो जीएफआर बढ़ जाएगा। सभी को क्लियर हो गया। तो ये क्या करता है, ड्यूरिंग फ्लूइड लॉस इट मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, इसीलिए इसको लाइफ सेविंग हार्मोन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन बोल देते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आ जाओ तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोज बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है, ये सबको तोड़ेगा, ये सबको तोड़ेगा। देखो थायरोक्सिन ग्लूकोज बनाता था, लेकिन ये सबको तोड़ेगा। इसको बस ग्लूकोज बढ़ाना है, नाम ही इसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से सबको काट पीट के, सबको काट पीट के, सबको काट पीट के ग्लूकोज बनाओ। प्रोटीन को तोड़ो, ग्लूकोज बना दो। फैट को तोड़ो, ग्लूकोज बना दो। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ो, ग्लूकोज बना दो। प्रोटीन को तोड़ो, ग्लूकोज बना दो। फैट को तोड़ो, ग्लूकोज बना दो। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ो, ग्लूकोज बना दो। सो प्रमोट, अब मुझे बताओ सर, ये प्रोड्यूस करेगा एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्स। सभी को क्लियर हो गया। तो क्या आपको बन जाएगा, इसको कॉर्टिसोल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कॉर्टिसोल। आगे बढ़ जाएं तो अब आप मुझे बताना जरा कैसे ये बनाता है ग्लूकोज। ये देख लो जरा, फैट्स के टूटने से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। ग्लिसरॉल से डीएचएपी बन जाएगा, याद है ना, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम में। प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, पाइरुवेट में। अब ये सभी एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गए। अब एसिटाइल कोएंजाइम से रिवर्स ग्लाइकोलिसिस चलेगी, क्या बनेगा, पाइरुवेट। फिर ये दोनों बनेंगे, इनके जुड़ने से ये, और अल्टीमेटली ग्लूकोज बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, नए सोर्स से यदि ग्लूकोज बन जाए तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोल देंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब आप मुझे बताओ जरा, इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड, हर तरीके से ग्लूकोज को बढ़ाएगा, सबको तोड़ेगा, ग्लूकोज को बढ़ाएगा। सो इट इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, इट इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी एलर्जिक, साइन ऑफ इंफ्लेमेशन, रेडनेस, टेम्परेचर, स्वेलिंग, पेन, ये सब प्रोड्यूस, आप मुझे बताओ जरा, रिड्यूस्ड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो याद रखना, इंफ्लेमेटरी क्या क्या हो जाते हैं, रेडनेस, कहीं पर भी रेडनेस आ जाएगी, आपको चीटी काट लेती है, वहां रेड हो जाती है, वहां पेन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो यही है। समझ में आ गया। अब आप आगे आ जाइए, ये आरबीसी प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा। क्या करेगा, आरबीसी प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा। अब आप आगे आ जाइए, इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिकल एंड्रोजन, प्रमोट ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर और प्यूबिक हेयर। आप जानते हो जेनाइटल ऑर्गन के चारों तरफ जो हेयर होते हैं, मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न के दोनों हेयर जो होते हैं, वो कौन ग्रो कराता है, यही। आगे आ जाइए, एड्रिनल कॉर्टेक्स डिसफंक्शन, यदि सिक्रीशन डिक्रीज हो गया, यदि सिक्रीशन डिक्रीज हो गया तो डिजीज हो जाएगी एडिसंस। क्या हो जाएगी, एडिसंस। क्या हो जाएगी, एडिसंस। फिर से आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगी, एडिसंस। यदि डिक्रीज सिक्रीशन हो गया तो क्या हो जाएगी, एडिसंस। सभी को क्लियर हो गया। और यदि बढ़ गई तो ये देखो जरा, इसमें डी आ रहा है तो डिक्रीज हो गया, इसमें नहीं आ रहा तो इंक्रीज हो गया, कशिंग सिंड्रोम। तो अब आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स डिक्रीज। जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो रीअब्सॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स डिक्रीज हो जाएगा तो ग्लूकोज कम हो जाएगा। बिना ग्लूकोज के इंसान को थकावट रहेगी बहुत ज्यादा। क्या रहेगी, आप मुझे बताओ जरा, थकावट रहेगी। अब आप मुझे बताओ, बढ़ा दो तो इसका उल्टा कर दो, एक्सेस एल्डोस्टेरोन, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सोडियम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एक्सेस कॉर्टिकॉल, ग्लूकोज बढ़ जाएगा। मून फेस पॉट बेली,
इसमें मून जैसा फेस हो जाता है और पॉट बेली हो जाती है। क्लियर हो गया? मून फेस पॉट बेली, कशिंग सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? कशिंग सिंड्रोम। सभी को क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे यार, थक गया मैं बहुत जम के, ताकत लगा के वो नर्वस सिस्टम रिवाइज भी करवा दिया ना, तो उसमें ही समझ लो पूरा इस मतलब क्लास का आप इस बात को समझ लेना, इस क्लास में जितनी ताकत लगती है ना 10 क्लास के बराबर ताकत लग जाती है। समझ में आ गया? इतनी ताकत लग जाती है। तो इसलिए इसके बाद का हम नेक्स्ट उसमें पढ़ लेंगे, मतलब जब नेक्स्ट हम जूलॉजी कर लेंगे तब हम कर लेंगे। कल से हमारा हम बॉटनी स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? या फिर कल जो है बॉट उसी में करेंगे, जूलॉजी में करेंगे। ठीक है? तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।